अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इर्तिका की जो हफ्तावार लेक्चर सीरीज़ है उसमें पहले हम विजन का यानी आँखों का और हियरिंग का यानी सुनने की जो हिस्सा है और उसके अलावा सूंघने की हिस्स उस पर बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट यानी चखने की हिस्स, उसकी इर्तिकाई तारीख क्या है, वो कैसे डेवलप हुई, कैसे हम तक और बाकी जो जानवर इस वक्त जिंदा हैं ज़मीन पर उन तक पहुंची। और आइंदा फिर हम छूने की हिस्स पर बात करेंगे। तो ये जो 5 हिस्सात हैं उस पर अगले लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़े से बात करेंगे ब्रेन की यानी दिमाग के इर्तिका पर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके इर्तिका पर थोड़ा सा 1-2 लेक्चर शायद होंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स पे भी हम बात करें कि अब तक जो हमने बातें की हैं वो एक मखसूस नुक्ता नज़र से हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर जाके देखें, जेनेटिक्स के लेवल पर जाके देखें, जो कि हमारी जो हिस्सियात हैं या हमारी जो आज़ा हैं, जिस्म मुख्तलिफ अनवा के हैं, उनसे बिल्कुल अलग से साइंसेस हैं ये, उनमें इंडिपेंडेंटली इर्तिका के क्या शवाहद हैं। और उसके बाद फिर हम जो असल मकसद था हमारा कि हम इर्तिका के बारे में जो गलत फहमी है उन पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो चखने की हिस्स और सूंघने की हिस्स, ये दोनों सबसे ज्यादा पुरानी हिस्सियात हैं और इनका बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। अगर हम जो बहुत बुनियादी खलिए हैं उनमें देखें तो उनमें भी वो हिस्सियात पाई जाती हैं जो केमिकल लेवल पे या बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे चखने और सूंघने की हिस्स की जो बुनियाद है। तो जैसे पहले मैंने पिछले हफ्ते के लेक्चर में अर्ज किया था कि सूंघने की हिस्स भी और चखने की हिस्स भी बेसिकली ये क्या है, ये केमिकल मॉलिक्यूल डिटेक्ट करने की काबिलियत है। हमारे माहौल में, हमारे से मुराद तमाम जिंदा अजसाम, सिर्फ इंसान नहीं, जिंदा अजसाम के लिए बहुत अहम है कि वो अपने माहौल में इर्द गिर्द मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकें। और ख़ास तौर पर क्योंकि ये जो इर्द गिर्द हमारे मॉलिक्यूल हैं, हवा में हो या पानी में हो, जो पानी में जानवर रहते हैं उनके लिए ये पानी को हम माहौल कहते हैं उनका। तो इर्द गिर्द उनके जो मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे हैं, जो मुअल्लक हैं हवा में या पानी में, उनकी मौजूदगी से, उनके कॉन्सेंट्रेशन से और उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेड से, यानी किस सिमत में वो कम हो रहे हैं, किस सिमत में ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हें ये इल्म हो सकता है कि ग़िज़ा किस तरफ है, या अगर ये मॉलिक्यूल जो खतरे की अलामत है तो खतरा किस तरफ से आ रहा है, राइट। तो ख़ास तौर पे जब हम चखने की बात करते हैं तो अब एक सिस्टम है खाने के लिए, यानी अब हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं कि वो मुंह के ज़रिए, हलक के ज़रिए हमारे तमाम जो जानवर हैं उनके निज़ाम में जाती है, मैदे में और आंतों में। तो ये जो एंट्रेंस है इसकी, हमारा मुंह, उसमें ऐसे डिटेक्टर हों जो फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकें कि ये चीज़ जो जिसने छुआ है हमारे मुंह को या जहाँ भी ये सेंसर्स हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। वो हमारे लिए अगर फ़ायदेमंद है तो कितनी फ़ायदेमंद है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन केमिकल डिटेक्शन से मिलती है। तो चखने की हिस्स जो है बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल डिटेक्ट करने की काबिलियत है। तो इवोल्यूशन का जो इसका इर्तिकाई सफ़र है वो यही है, जिस तरह से सूंघने की हिस्स का था कि बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया में कीमो रिसेप्शन यानी केमिकल डिटेक्ट करने की काबिलियत, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं और टॉक्सिन्स भी हैं, वो इंतहाई अहम है और ये तकरीबन 4 अरब साल पहले से मौजूद है। यानी शुरू में जब जिंदगी का आगाज हुआ था उसी वक्त या उसके फौरन बाद, फौरन से मुराद ये मतलब चंद मिलियन साल के अरसे में ही गालिबन ये काबिलियत डेवलप हो गई थी। और यही वजह है कि एन यही रिसेप्टर, एन यही बायोकेमिस्ट्री हर किस्म के जानवर में नजर आती है। यानी वो चाहे यखुल्वी जानवर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोटिक खलिए हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, सादा, इंतहाई सादा मल्टी सेलुलर हों, या बहुत पेचीदा हो, इंसान के बहुत करीब हों जैसे इंसान खुद है और
हमारे जो करीबी इर्तिकाई कज़न हैं, या बहुत दूर के इर्तिकाई रिश्तेदार हों, जैसे कटल फिश है, या हमने ऑक्टोपस की बात की थी पिछले उसमें किस्त में, तो उनका हमसे बहुत दूर का इर्तिकाई रिश्ता है, यानी करोड़ों साल पहले उनके अजदाद अलग हो गए थे, लेकिन उनमें भी ये जो बुनियादी खासियतें हैं, ये डिटेक्शन की काबिलियत है, इसका जो बुनियादी मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एक सा है। तो चखने की हिस्स जो है, जो टेस्ट बड्स हैं, ये सबसे पहले मछलियों में डिटेक्ट हुए थे, और हमें ये अब तफरीक करनी है कि ये जो डिटेक्शन की काबिलियत है, यानी कीमो रिसेप्शन है, ये एक तरह से प्रोटीन की काबिलियत है, राइट। वो काबिलियत यखुलवी जानवरों में मौजूद है, लेकिन कसीर खलवी जानवरों में, खासतौर पे जो पेचीदा हम वर्टेब्रेट्स की बात कर रहे हैं, उनमें ये जो प्रोटीन है चखने के लिए, या कीमो रिसेप्शन की जो प्रोटीन है, जी कपल हमें रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमने पिछले दफा बात की थी, जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, ये जब कसीर खलवी जानवर इर्तिका पज़ीर हुए, तो उन जानवरों के कुछ आज़ा में या जिस्म के कुछ हिस्सों में ये ज़्यादा एक्सप्रेस हुए और आहिस्ता आहिस्ता मखसूस हो गए उन्हीं हिस्सों के लिए। तो जैसे मुंह है, मुंह में टेस्ट रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, राइट। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मुंह वो वाहिद जगह नहीं है जिनमें ये टेस्ट रिसेप्टर फ़ाल होते हैं। मछलियों में सबसे पहले टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं। टेस्ट बड का मतलब क्या है? टेस्ट बड वो उज़्व है जिसमें टेस्ट रिसेप्टर्स बकसरत पाए जाते हैं, राइट। तो ये एक बाकायदा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर जो हैं, जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं, ये इकट्ठा हो गए एक उज़्व में, उस उज़्व को हम टेस्ट बड कहते हैं, और फिर ये उज़्व जगह जगह जिस्म पे नमूदार होने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो इर्तिकाई प्रोसेस में ज़्यादातर जो है ये मुंह में, ज़बान पे या हलक में या तालू पे मुख्तलिफ जानवरों के ये उन इलाकों में मखसूस होते गए। उसके बाद फिर जब मछलियों से टेट्रापॉड्स बने, टेट्रापॉड वो थे जो मछलियों के वो अनवा जो सांस भी ले सकती थी, और फिर उनके अगली नस्लें जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकती थी, वहां से टेट्रापॉड्स इर्तिका पज़ीर हुए। तो मछलियों में अभी हम तफसील में ये पढ़ेंगे, देखेंगे, मछलियों में टेस्ट बड्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में थे, लेकिन टेट्रापॉड्स में जब वो पानी से हवा में आए, राइट, तो अब हवा में मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन मुख्तलिफ तरीके से फैलती है, हमने पिछली दफा भी बात की थी। तो पानी में मॉलिक्यूल आसानी से हल हो जाते हैं, इसलिए पानी में आप यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में ये टेस्ट बड्स हों, तो वो अंदाज़ा हो सकता है कि उस सिम से ग़िज़ाई अज्जा आ रहे हैं। लेकिन जब ज़मीन पर आए जानवर, तो अब हवा में वो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो हवा में उड़ते नहीं हैं, राइट, वो वॉलेटाइल नहीं होते। तो जब तक ये जानवर जो खुश्की पर आए थे किसी चीज़ को अपने मुंह में ना लें, तब तक उन्हें इल्म नहीं हो सकता था कि ये ग़िज़ा है या ये नुकसानदेह है, टॉक्सिन है या न्यूट्रिएंट है, राइट। इसलिए ग़िज़ा के जो रास्ता था यानी मुंह, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स इकट्ठा हो गए। तो टेट्रापॉड जो ज़मीन पर हैं, उनमें टेस्ट बड्स सारे के सारे जो हैं वो ज़बान पर हैं, और मैमल्स में फिर और एक्सपेंशन हुई, इनकी फिर तखसीस हुई, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बड्स आए। तो बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि टेस्ट जीन्स तो बहुत जल्दी इवॉल्व हुए थे, फिर उनमें जीन डुप्लीकेशन और फिर उनमें म्यूटेशन से अलग अलग जीन्स बने, लेकिन बुनियादी जो रिसेप्टर है वो GPCR से कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन वो प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल से जिनकी कॉन्फ़िगरेशन तब्दील हो जाती है, जिससे फिर वो डिटेक्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं हम, बिल्कुल जो जिंदगी का आगाज है यखुलवी जिंदगी का, वहां से के आगाज में ये कीमो रिसेप्शन थी, जिसमें सूंघने और चखने की हिस्स बिल्कुल एक सी थी, क्योंकि पानी में मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना था, राइट। यखुलवी जानवर के लिए सूंघना और चखना बिल्कुल एक ही चीज है, वो एक ही किस्म के रिसेप्टर्स थे। तो आज से 3.8 अरब साल पहले जब बिल्कुल जिंदगी का आगाज हुआ था, उस वक्त ही ये कीमो रिसेप्शन या कीमो डिटेक्शन ये यखुलवी जानवरों में इर्तिका पज़ीर हो चुकी थी। अभी कसीर खलवी जानवर अभी नहीं पैदा हुए थे। तो इसका जो की इनोवेशन है इर्तिका में, वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, जैसे मैंने भी बात की थी। तो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिन पर कोई मॉलिक्यूल आके लगे, मखसूस मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की खास शेप होती है,
एन वही मॉलिक्यूल आकर इनके साथ लगे तो इन प्रोटीन्स की अपनी शक्ल तब्दील हो जाती है, और शक्ल तब्दील होने से फिर इस बात का इम्कान होता है कि एक सिग्नल कैस्केड हो, यानी उसके नतीजे में कोई और इवेंट हो, उसके नतीजे में कोई और इवेंट हो। और अभी हम देखेंगे कि इसके साथ जी प्रोटीन या जो जी कपल्ड रिसेप्टर हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनके साथ अगर ऐसे मैकेनिज्म हो जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज या आयंस फायर जल्दी से खलिए में आए या खलिए से निकलें, राइट, दोनों सूरतों में पोटेंशियल डिफरेंस तेजी से बनता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ ऐसा सिस्टम लग जाए कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर सके, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये अब एक रिसेप्टर बन गया है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर सकता है, राइट। इससे पहले सिर्फ कीमो रिसेप्शन में केमिकल सिग्नल पैदा होते थे। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में सिर्फ केमिकल सिग्नल होते हैं। उसमें जब इस प्रोटीन के साथ कोई मॉलिक्यूल आकर लगता है तो एक इंटरनल सिग्नल कैस्केड होती है जो बेसिकली बायोकेमिकल है, यानी अभी इलेक्ट्रिकल नहीं है। और उसके नतीजे में मैंने पिछली दफा ये जिक्र किया था कि यखलवी जानवर जो हैं, इनके पीछे ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैजेलम होता है, ये एक दुम सी होती है जो घूमती है, और इसके घूमने की सिमत से बैक्टीरिया का बिहेवियर तब्दील हो जाता है। यानी एक सिमत में घूमे तो ये सीधे लाइन में चलते हैं, दूसरी सिमत में घूमे तो ये फिर डोलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो उस इलाके से फौरन दूर चले जाते हैं, लेकिन किसी रैंडम सिमत में, राइट। तो ये जो कंट्रोल है कि वो एक सिमत में घूमेंगे, या ये जो फ्लैजेला है एक सिमत में घूमेगा दूसरी सिमत में, ये कंट्रोल होता है इन बैक्टीरिया में डायरेक्टली इन कीमो रिसेप्टर से, ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, कि उनको कुछ मॉलिक्यूल आके लगे जो प्रोटीन्स हैं या जो समझ लीजिए इनकी ग़िज़ा है, तो जिस सिमत में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही हो उस सिमत में बैक्टीरिया चलने लगते हैं, क्योंकि फ्लैजेलम उस एक साइड पे घूमने लगता है, यानी समझ लीजिए कि क्लॉकवाइज घूमने लगता है, राइट। और अगर वो केमिकल ऐसे हैं जो नुकसानदेह हैं, तो फिर ये फ्लैजेलम दूसरी सिमत में घूमने लगता है, जिसलिए वो बेहंगम हरकत करने लगते हैं और वो फिर उस इलाके से दूर चले जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि बैक्टीरिया का ग़िज़ा की तरफ जाना या जो नुकसानदेह अज़साम है उनसे दूर जाना, इसमें कोई शऊरी फैसला नहीं है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये सारे का सारा बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर है कि वो किस किस्म की केमिकल डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बैक्टीरिया में कोई शऊर नहीं होता, लेकिन इस सिस्टम के इर्तिका होने पजीर होने की वजह से बैक्टीरिया ग़िज़ा की तरफ जाते हैं और जो नुकसानदेह केमिकल है उनसे दूर जाते हैं। अच्छा, ये तो बैक्टीरिया में था। अब बैक्टीरिया, वो आपको याद होगा, प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो बहुत सादा सेल होते हैं, जिनमें मरकज़ा नहीं होता या न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। फिर जब यूकैरियोटिक सेल इर्तिका पजीर हुए तो ये जो बुनियादी मैकेनिज्म है कीमो रिसेप्टर्स का, ये उनमें भी मौजूद था, और उनमें ये इजाफी म्यूटेशंस हुई, जो जीन्स थे ये बनाने वाले, उनमें जीन डुप्लीकेशंस हुई, फिर उनमें जीन मॉडिफिकेशन हुई रैंडम म्यूटेशन की वजह से। उस वजह से यूकैरियोटिक खुलियों में ज्यादा काबिलियत पैदा हुई कि उनमें अब कुछ रिसेप्टर जो हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो है वो पीएच यानी एसिडिटी को डिटेक्ट करते हैं, राइट। कुछ रिसेप्टर जो हैं वो प्रोटीन्स की मौजूदगी को डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये यूकैरियोटिक खुलिये, इनमें अभी तक कोई शऊर नहीं है, ये अभी तक सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन अब ज्यादा पेचीदा सिस्टम इवॉल्व हो गए, क्योंकि अब जो ये जो जीपीसीआर हैं, इनकी मुख्तलिफ किस्म की एक अकसाम बन गई, और फिर उनके साथ एक नया सिस्टम इर्तिका पजीर हुआ, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि इनके साथ कपल हो गए इस किस्म के सिस्टम जो चार्ज पैदा कर सकते हैं। चार्ज पैदा करने का हमें बिल्कुल अंदाजा है, जैसे हम अगर किसी न्यूरॉन जो दिमाग में या नर्वस सिस्टम में जो खलिए होते हैं जो स्पेशलाइज हैं सिग्नलिंग के लिए, उनके अंदर सिग्नल कैसे होती है उसमें कोई शऊर नहीं है। उसमें सिर्फ यही है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो जब ऑन हो जाएं तो आयन्स अंदर चले जाते हैं, कुछ और रिसेप्टर हैं जो वो आयन्स को बाहर निकालते हैं, इससे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है, और फिर वो अगर सडन डिस्चार्ज हो तो एक पल्स बनती है, और वो पल्स जो है वो अगले न्यूरॉन तक जाके इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, राइट। तो ये सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम्स में, न्यूरल नेटवर्क्स में, हमारे जो आसाबी निज़ाम है उसमें न्यूरॉन्स के आपसी कनेक्शन से जो बनता है, ये सिस्टम, इसकी बुनियाद यखुलवी यूकैरियोटिक सिस्टम में भी नजर आती है। तो बहरहाल प्रोकैरियोटिक खुलिया हो या यूकैरियोटिक खुलिया हो, उनमें जो कीमो रिसेप्शन है वो बुनियादी तौर पर वही है, जीपीसीआर हैं, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। तो
ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کو کیمیکل ڈیٹیکشن نظر آئے گا کسی بھی زندگی میں، اس میں آپ کو یہ GPCRs نظر آئیں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جو پیچیدہ جانور ہیں، اب ہم کثیر قلبی جانور کی طرف آ رہے ہیں، اور ان میں اگر ہم انسان کی بات کریں، ابھی ہم ارتقائی سفر میں انسان تک نہیں پہنچے، لیکن وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مختلف قسم کے ٹیسٹ بڈس ہیں، جیسے اگر ہم کوئی میٹھی چیز کھائیں تو میٹھے کا ٹیسٹ آتا ہے، ذائقہ آتا ہے، اگر کوئی کھٹی چیز کھائیں تو وہ ساورنس کا، یعنی کھٹے چیزوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے، رائٹ؟ نمکین چیز کھائیں تو ہمیں نمک کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کوئی کڑوی چیز کھائیں تو کڑوی چیز کا احساس ہوتا ہے، اور ایک اور ٹیسٹ ہے امامی، اس کی ہم ابھی بات کریں گے، لیکن بیسکلی امامی کا جو ٹیسٹ ہے، یہ الگ سے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں جو پروٹین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں، گوشت کا ذائقہ جو ہے وہ بیسکلی امامی سینسر جو ہیں یا ٹیسٹ بڈ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ ذائقہ، رائٹ؟ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ذائقوں کے پیچھے بایو کیمسٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں جو میٹھا محسوس ہوتا ہے وہ بیسکلی گلوکوز یا گلوکوز کی قسم کے مولیکول کے ڈیٹیکشن کا سسٹم ہے۔ یہ آپ ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ فطرت میں کوئی ذائقہ موجود نہیں ہے، ذائقہ ایک اندرونی احساس ہے جو وہ جاندار جن میں نروس سسٹم موجود ہے، جن میں دماغ موجود ہے، جن میں ایک انٹرنل ایکسپیرینس کرنے کی قابلیت موجود ہے، ان کو جو اندرونی احساس ہوتا ہے، یا انسانوں کی بات کریں تو ہمیں جو ذائقے کا احساس ہوتا ہے وہ شعوری پروسیسنگ کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں یہ بنیادی طور پر میٹھا ڈیٹیکٹ نہیں کرتے، یہ گلوکوز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یا جو گلوکوز کی قسم کے مالیکول ہیں، رائٹ؟ ایسا کوئی مالیکول جس کی شیپ ویسی ہو جیسی گلوکوز کے مالیکول کی ہوتی ہیں تو وہ یہ ڈیٹیکٹرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آرٹیفیشل سویٹنر جو ہیں، آرٹیفیشل میٹھے جو ہیں، رائٹ، ان کے بہت مختلف قسم کے برانڈ ہیں جو خاص طور پہ جنہیں شوگر ہو، ذیابیطس کا مرض ہو، ڈائبیٹک ہوں جو لوگ، انہیں ہم میٹھے کے بجائے یعنی چینی کے بجائے وہ بعض اوقات یہ آرٹیفیشل سویٹنر استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہے آرٹیفیشل سویٹنر میں؟ ایک مولیکیول ہے جو گلوکوز نہیں ہے، یعنی وہ انرجی فراہم نہیں کرتا، لیکن اس کی شیپ ایسی ہے کہ وہ جب ہمارے زبان کو ٹچ کرتا ہے تو ان ریسپٹرز کو، یہ جو جی کپل ریسپٹرز ہیں جو گلوکوز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی شکل، مالیکول کی شکل گلوکوز کے مالیکول سے بالکل ملتی جلتی ہے، رائٹ؟ تو بہرحال یہ جو سویٹ ڈیٹیکٹرز ہیں یہ اصل میں کاربوہائیڈریٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جو گلوکوز سے بنتے ہیں، رائٹ؟ سب اسی لیے تمام کاربوہائیڈریٹس کو سائنسدان شوگر جی کہتے ہیں۔ شوگر کا مطلب صرف وہ چینی نہیں ہوتا، شوگر کا مطلب وہ مالیکول ہیں جو جسم میں انرجی پیدا کرتے ہیں۔ اس میں گلوکوز سب سے سادہ مالیکول ہے، لیکن پیچیدہ مالیکول بھی ہیں جن کو پھر ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو سالٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سالٹ کی ڈیٹیکشن بیسکلی پازیٹیو چارجڈ آئنز جو ہوتے ہیں، سوڈیم کا آئن ہوں یا پوٹاشیم کے ہوں یا کیلشیم کے ہوں، کیلشیم کے اتنا نہیں ہوتا لیکن پوٹاشیم اور سوڈیم خاص طور پہ، لیکن سب سے زیادہ یہ ریسپٹر جو ہیں یہ سوڈیم آئن سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی جب ہم سالٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم سوڈیم کے آئنز کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ریسپٹرز کی ایک خاص قسم ہے جس کو سوڈیم آئن لگیں تو ڈیٹیکٹر آن ہو جاتا ہے، جس سے پھر وہ اس کے پیچھے جو نیورون ہے وہ فائر کرتا ہے اور دماغ کو یہ میسج پہنچتا ہے کہ پازیٹیو آئن ڈیٹیکٹ کرنے والے جو ریسپٹر ہیں وہ فعال ہوئے ہیں، رائٹ؟ پھر دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں نمک کے ٹیسٹ کا شعوری تجربہ فراہم کرتا ہے۔ تو زبان ٹیسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کرتی، زبان میں صرف سینسر ہیں جو سوڈیم آئن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کی جو پروسیسنگ ہے وہ نیورونز کی وجہ سے اور جو ہمارے دماغ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نیورو سائنس پہ بھی بات کریں گے تھوڑی سی۔ اچھا، اس سے بھی دلچسپ جو ہے وہ کھٹا ڈیٹیکٹ کرنے کا جو ریسپٹرز ہیں، ہمیں جیسے ہم کوئی لیمو کھائیں یا آم کچا کھائیں یا اور کوئی ترش چیز کھائیں، املی کھائیں، تو کھٹے کا جو احساس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان میں ایسے ریسپٹرز ہیں جو ہائیڈروجن آئنز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہائیڈروجن کا ایٹم کائنات کا سب سے چھوٹا ایٹم ہے، اور اس میں سے بھی الیکٹران نکال دیں تو باقی جو بچتا ہے وہ پروٹون ہے، رائٹ؟ یہ جو H+ آئن ہے اصل میں پروٹون ہے، رائٹ؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سرن میں، سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے جو اربوں ڈالر سے بنی ہے، جن میں ہم پروٹونز کو ایک دوسرے سے ٹکرا کے ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ پروٹون اور باقی جو دوسرے بنیادی پارٹیکلز ہیں وہ کس چیز سے بنے ہیں، رائٹ؟ پروٹون ڈیٹیکٹ کرنا، پروٹون کا ڈیٹیکٹر بنانا ہم نے پچھلے 60 70 80 سال میں سیکھا ہے، لیکن بایو کیمسٹری نے، بایولوجی نے، زندہ انسان نے یا خلوی جانوروں نے آج سے 3.5 ارب سال پہلے
प्रोटॉन डिटेक्ट करना सीख लिया था। जिंदगी का आगाज प्रोटॉन डिटेक्शन से और प्रोटॉन से बनने वाले चार्ज से ही हुआ था, और वो काबिलियत आज तक तमाम जानवरों में मौजूद है। तो बुनियादी जो बात है कि खटाई का जो एहसास है वो असल में हमारी ज़बान प्रोटॉन्स को डिटेक्ट कर रही होती है, राइट। ये सोचने में ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि प्रोटॉन तो बुनियादी ज़र्रे तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटे ज़र्रे हैं, यानी एटम से भी छोटे। एटम का मरकज़ है, मरकज़ में प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। और ये जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के आयन्स हैं, बेसिकली प्रोटॉन, राइट। H+ जो है वो असल में प्रोटॉन होता है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन लगा दें तो फिर वो हाइड्रोजन का एटम बन जाता है जो न्यूट्रल होता है, राइट। तो हमारी ज़बान में प्रोटॉन डिटेक्टर्स हैं, और ये 3.5 अरब साल से जिंदगी ये करती आई, प्रोटॉन डिटेक्ट करती आई है। अच्छा, अब जो कड़वा टेस्ट है वो क्या है? कड़वा टेस्ट जो है वो बेसिकली टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करता है, यानी हर वो चीज जो इर्तिकाई तौर पर हमारे अजदाद के लिए नुकसानदेह साबित हुई है, वो बिटर टेस्ट के जो सेंसर्स हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं, और फिर हमें कड़वापन का, आपने नोट किया होगा कि कोई कड़वी चीज मुंह में चली जाए तो हमारा जबीली रिएक्शन जो है वो फौरन थूक देने का होता है। अब सोचिए कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि कड़वी चीजें इर्तिकाई तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई हैं, और ये रिसेप्टर्स हमारे दिमाग को बताते हैं हमारे मुंह में कोई ऐसी चीज आ गई है जो टॉक्सिन है, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, और जबीली तौर पर हम फौरन उसे थूक देने की कोशिश करते हैं, राइट। कड़वी चीज अगर यही जो टॉक्सिन है, या बहुत से टॉक्सिन ऐसे भी हैं जो ये बिटर सेंसर जो डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो अगर अंदर चले जाएं, मैदे में चले जाएं, तो मैदे में भी ऐसे सेंसर्स हैं जो इन टॉक्सिन को डिटेक्ट करते हैं। और उल्टी आने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली यही है कि मैदे में कोई ऐसा टॉक्सिन डिटेक्ट हुआ है जो इर्तिकाई तौर पर हमारे नुकसानदेह साबित हुआ है, और एक जो खुदकार मैकेनिज्म जो इवॉल्व हुआ है करोड़ों साल के स्केल पर, कि टॉक्सिन अगर मैदे में चला जाए तो इंसान हो या जानवर हो, मतलब जानवर भी, अक्सर जानवर उल्टी, वो कुछ बहुत कम जानवर हैं जो उल्टी करने की काबिलियत खो चुके हैं, लेकिन इर्तिकाई तौर पर हर जानवर में, कसीर कल्बी जानवर में, या कम से कम वर्टेब्रेट्स की बात करें, वर्टेब्रेट्स में उल्टी करने की काबिलियत बहुत पहले इर्तिका पजीर हो गई थी। और उल्टी करने का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि वो टॉक्सिन डिटेक्ट करता है, और वो दिमाग को मैसेज आता है कि टॉक्सिन आ गए हैं मैदे में, और दिमाग फिर मैदे को हुक्म देता है कि इसे निकाल दें फौरन, राइट। तो बहरहाल जो सेंसर्स हैं जो टॉक्सिन को डिटेक्ट करते हैं ज़बान पर, वो कड़वा टेस्ट पैदा करता है। और उमामी का मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली ये प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, और ये जो जानवर प्रोटीन खाकर जिंदा रहते हैं, मिसाल के तौर पर जितने दरिंदे हैं, उनकी ज़बानों पर ये उमामी सेंसर बहुत ज़्यादा है। इंसान के ज़बान पर उमामी सेंसर और स्वीट सेंसर और सॉल्टी और सावर, ये तमाम सेंसर मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि इर्तिकाई तौर पर हम हमाखोर हैं, यानी हम हर किस्म की ग़िज़ा खाने से इर्तिका पज़ीर हुए हैं, राइट। अभी हम देखेंगे कि वो जानवर जो एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं, मसलन जो गोश्तखोर हैं, दरिंदे जो हैं, उनमें उमामी सेंसर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें स्वीट सेंसर कई जानवरों में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, या बिटर सेंसर उनमें है ही नहीं बिल्कुल, राइट। वो अभी हम देखेंगे। तो बहरहाल ये 5 किस्म के जो सेंसेस हैं, इनके सब के पीछे अलग अलग बायोकेमिस्ट्री है। अच्छा, ये तो सेंसर्स की बात थी। अब हम टेस्ट बड की बात करते हैं। टेस्ट बड मैंने जिक्र किया था कि कसीर खलवी जानवरों में ये उज़्व एक इर्तिका पजीर हुआ जो जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बड्स यानी टेस्ट सेंसर्स इकट्ठा हो गए। तो एक टेस्ट बड में 50 से 100 अलग अलग किस्म के डिटेक्टर्स होते हैं, और ये जो टेस्ट बड है इसकी अपनी शक्ल जो है वो समझ लीजिए कि एक गेंद की तरह होती है, जिसके एक साइड पे ओपन ये सिस्टम है जहां से वो मॉलिक्यूल आता है, और फिर ये जो खलिए हैं इनमें वो इनकी जो सरफेस पे वो डिटेक्शन होती है, उससे फिर इनके नीचे जो न्यूरॉन लगे वो फायर करते हैं, और फिर वो नर्व सिग्नल जो है वो दिमाग को जाते हैं। तो इन टेस्ट बड्स में मुख्तलिफ किस्म के खलिए होते हैं। एक खलिए वो हैं जो एक्चुअल टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं, उनको टाइप 2 कहते हैं, और वो उनके सरफेस पर वो प्रोटीन होती है, जी कपल्ड जो रिसेप्टर्स हैं, कि वो मॉलिक्यूल लगता है, वो मॉलिक्यूल जिसके लिए वो रिसेप्टर इर्तिका पजीर हुए हैं, वो शेप मॉलिक्यूल की अगर उसको लगती है तब वो एक्टिवेट होती है प्रोटीन। और उसके अलावा और खलिए होते हैं जिन्हें टाइप 1 सेल कहते हैं। तो ये खलिए जो हैं बेसिकली इन्हें सपोर्ट सेल कह लीजिए, कि जो टेस्ट बड के अंदर एक माया एनवायरनमेंट रखते हैं जिसमें वो आयन्स मौजूद होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इस सारे प्रोसेस को, राइट। उसके अलावा बेसल सेल होते हैं जो नीचे होते हैं,
ये समझ लीजिए कि ये वो खलिए हैं जो नए टेस्ट बर्ड्स बनाते हैं। यानी टेस्ट बर्ड जो हैं हमारे पैदाइश के वक्त जो थे वो अब तक मौजूद नहीं है, ये 10-12 दिन में ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह नए टेस्ट बर्ड आते हैं। ये खलिए जो हैं ये मैच्योर होते हैं, उसके बाद काम करते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह नए खलिए ले लेते हैं। तो ये स्किन में भी यही है, आपने शायद स्किन के बारे में पढ़ा होगा कि स्किन सेल जो है वो 20-30 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उसकी जगह नीचे स्किन के नीचे बेजल सेल होते हैं जिनसे नए खलिए बनते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स में भी यही। और ये जो ऊपर है इसके वो पोर होती है जिससे वो मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं जहां पे फिर डिटेक्शन होती है। तो अगर इंसानी जबान की बात करें तो इंसानी जबान पर तकरीबन 10,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, हर टेस्ट बर्ड में 50 से 100 ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो और ये फिर जो नर्व है ये फिर यहाँ से दिमाग हो जाती है जहाँ पे फिर इसकी टेस्ट के सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है। अच्छा जी, तो अब ये टेस्ट रिसेप्टर जो है ये टेस्ट बड में ये काम कैसे करता है, तो थोड़ी बहुत हमने बात कर ली थी पहले, अब जरा तफसील से बात करते हैं कि हमारे टेस्ट बड्स में दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं। एक वो रिसेप्टर हैं जो पूरे केमिकल को डिटेक्ट करते हैं और दूसरे वो रिसेप्टर हैं जो आयन्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमने बात की थी, यानी सॉल्टी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन, वो बड़े आयन्स होते हैं सोडियम वगैरह के, और जो खट्टे का टेस्ट है वो प्रोटॉन डिटेक्टर होते हैं, राइट। तो प्रोटॉन डिटेक्ट करने का या आयन डिटेक्ट करने का सिस्टम बिल्कुल अलग है, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको डिटेक्ट करने का सिस्टम अलग है, इसलिए इसको दो अलग अलग मैकेनिज्म कहते हैं। तो पहला मैकेनिज्म जो है वो है जो मैं पहले बात की थी, एक्चुअल टेस्ट रिसेप्टर, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे। तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट वाला जो भी मॉलिक्यूल है जो हमने टेस्ट जिसे कर रहे हैं वो इसमें दाखिल होता है, तो वो जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होती है। प्रोटीन के एक्टिवेट होने से उसकी शक्ल तब्दील होती है, उसकी शक्ल तब्दील होने से उसके साथ जो अटैच्ड एंजाइम है मॉलिक्यूल वो एक्टिवेट होते हैं, वो खारिज होते हैं, एंजाइम खारिज होते हैं। एंजाइम के खारिज होने से फिर वो एक कैस्केड बनती है जिससे पोटेशियम के आयन असखुलिये में दाखिल होते हैं, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब्दील होती है, राइट। ये क्लासिक, जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे दिमाग में जो आयन्स हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसे, न्यूरॉन्स हैं, राइट। न्यूरॉन्स की फायरिंग का मैकेनिज्म है ये, राइट। तो टेस्ट बड में एक वो मॉलिक्यूल आया, उससे ये जो जी प्रोटीन है इसकी शक्ल तब्दील हुई, उससे एक एंजाइम खारिज हुआ, एंजाइम की वजह से खलिये में तब्दीली आई, जिससे अब कैल्शियम के आयन्स जिसमें दाखिल हुए और यहाँ पे एक चार्ज बना, वो चार्ज जो है वो न्यूरॉन की फायरिंग है, राइट। और ये वो मैकेनिज्म है जिससे फिर सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है जो दिमाग तक जाता है। और मुख्तलिफ टेस्ट बड्स के मुख्तलिफ जो सेंसर्स हैं उनसे इंडिविजुअल ये जो नर्व फाइबर्स हैं अलग अलग दिमाग तक जाती हैं, इसलिए दिमाग को ये इल्म होता है कि ये जो सिग्नल आया है ये कौन से टेस्ट बड के कौन से डिटेक्टर से आया है। तो ये तो होगी हम स्वीट और बिटर और उमामी टेस्ट की। और जो एक्चुअल आयन की डिटेक्शन है उसका पाथवे सिमिलर है, लेकिन उसमें फिर प्रोटीन नहीं होती, उसमें डायरेक्ट आयन जो है, जैसे सॉल्टी अगर है तो सोडियम आयन जो है वो डायरेक्टली एक वो चैनल्स जो होते हैं वो आयन चैनल कहते हैं, कंट्रोल्ड आयन चैनल्स, राइट। गेटेड आयन चैनल्स, गेटेड का मतलब है कि वो दरवाजा है जो बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। तो एक मैकेनिज्म जब ट्रिगर होता है, जब हम डिटेक्ट करते हैं तो वो गेटेड आयन चैनल जो है वो खुल जाता है और आयन जो है सोडियम के वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन में जाते हैं। और इसी तरह प्रोटॉन डिटेक्शन भी ऐसा ही होता है कि प्रोटॉन जब डिटेक्ट होते हैं तो पोटेशियम चैनल जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खलिये में तब्दीली पैदा होती है और फिर उससे एक कैल्शियम आयन का चैनल जो है वो खुलता है, यानी गेटेड कैल्शियम आयन चैनल वो खुलता है और एक पल्स पैदा होती है, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो बेसिकली केमिकल की डिटेक्शन से या प्रोटॉन की या सोडियम आयन की डिटेक्शन से एक कैस्केड बनती है, सिग्नल कैस्केड बनती है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है जो दिमाग तक जाता है। तो ये बेसिक टेस्ट रिसेप्टर की बायोकेमिस्ट्री है। तो अब हम थोड़ी सी जीन्स की बात करते हैं कि अब जितने टेस्ट रिसेप्टर टाइप्स हैं, जाहिर है कि उतने जीन्स भी हैं। और ये एवोल्यूशन के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा होती गई, जैसे हम मछलियों से जब टेट्रापॉड्स की ट्रांजिशन हुई तो टेस्ट को कंट्रोल करने वाले जीन्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई हुए और फिर म्यूटेट हुए। मल्टीप्लाई का मतलब कि उनकी अलग
कई कई कॉपियां बन गई और फिर उनमें से कुछ जो म्यूटेट हुए जिसकी वजह से नए टेस्ट। तो बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ किस्म की जीन फैमिलीज हैं। एक फैमिली को TR1 फैमिली कहते हैं। तो अभी जो हमने बात की थी ये तीन किस्म के रिसेप्टर्स की, मीठे का रिसेप्टर, स्वीट रिसेप्टर, या जो उमामी का रिसेप्टर था, राइट, ये या कड़वाहट का, ये केमिकल डिटेक्ट करते, ये मॉलिक्यूल डिटेक्ट करते। तो उनके लिए तीन अलग अलग जीन फैमिलीज हैं। अब जीन फैमिली का मतलब क्या है कि हर जो फैमिली है उसमें बहुत से जीन हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको फैमिली कहते हैं, जो रिसेप्टर बनाते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते। मिसाल के तौर पर अगर हम कड़वाहट की बात करें तो हमारे जहन में कड़वाहट एक टेस्ट है, एक यानी जायका है, लेकिन असल में सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स हैं या टेस्ट बड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और उन सब का मजमूई नतीजा हमारे दिमाग में जो शऊरी तजुर्बा होता है वो कड़वाहट का हो। तो अब अगर सैकड़ों किस्म के टेस्ट बड्स हैं, इसका मतलब है कि सैकड़ों किस्म के जीन्स हैं। तो ये जीन की एक फैमिली है जो कड़वाहट का या उमामी टेस्ट, जैसे प्रोटीन का, अब प्रोटीन भी चूंकि बहुत किस्म की होती हैं इसलिए उमामी के भी कई जीन्स हैं। स्वीट जो हम मीठे की बात की थी, तो अब सिर्फ ग्लूकोज कोई डिटेक्ट नहीं करते, ग्लूकोज से मिलते जुलते कई और दूसरे मॉलिक्यूल को भी डिटेक्ट करते हैं, और इसलिए इसको फैमिली कहते हैं, राइट। तो अब T1R एक फैमिली है। तो अब R जो है ये भी कई किस्मों के होंगे, तो अब T1R1 हो और T1R3 हो, तो ये जो मिलके बनते हैं तो ये फिर उमामी रिसेप्टर यानी जो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर वो बन जाते हैं। अब T1R1 के बजाय अगर T1R2 हो और उसके साथ T1R3 जीन्स दोनों ये एक्टिवेट हों तो फिर ये ग्लूकोज के रिसेप्टर बन जाते हैं। तो यानी जीन्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ रिसेप्टर बनते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो T2R फैमिली है वो दरअसल वो है जो कड़वाहट के जीन्स की जो रिसेप्टर है वो बनाती हैं, और इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये सैकड़ों किस्म की मॉलिक्यूल हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये इंसानों में 25 किस्म के मुख्तलिफ जीन्स हैं जो 25 किस्म के मुख्तलिफ कड़वाहट के रिसेप्टर बनाते हैं, लेकिन जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि घास खाने वाले जानवर जो हैं उनमें ज्यादा इम्कान है कि कोई ऐसी बूटी होगी, कोई ऐसा पौधा होगा जो उनके लिए नुकसानदेह होगा। उसके बरक्स तो वो उसी तनासब से उनमें कड़वाहट के मुख्तलिफ जो शेड्स हैं वो पैदा करने वाले जीन जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उनमें कड़वाहट के जीन तकरीबन खत्म हो चुके हैं, जैसे बिल्लियां हैं तो उनमें सिर्फ 7 जीन रह गए हैं। चिकन है जो सिर्फ दाने दुन के खाते हैं या कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनमें सिर्फ 3 किस्म के जीन रह गए हैं, क्योंकि पौधे, परिंदे जो हैं वो पौधे नहीं खाते, पत्ते नहीं खाते, राइट। ज्यादातर ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पत्तों में होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जानवरों में, अगर आप ये यहाँ पे ये देखें ग्राफ जो है, टेस्ट रिसेप्टर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, और वो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि इससे हम इर्तिकाई रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि हर जानवर के माहौल के मुताबिक वो जीन जो माहौल के लिए फायदेमंद नहीं थे, वो जीन्स जो है वो गैर फाल हो चुके हैं। अब ये जो जीन्स हैं ये सिर्फ फाल जीन्स का जिक्र है, बाकी जीन्स उन तमाम में मौजूद हैं लेकिन वो अब म्यूटेट होके नाकारा हो चुके हैं, राइट। तो गोश्तखोर जो जानवर हैं जैसे कैट है या डॉग है, कुत्ते जो हैं, जो जंगली कुत्ते हैं वो ज्यादातर गोश्तखोर होते हैं, तो उनमें कड़वाहट के जो जीन्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं। अब इंसानों में अभी ज्यादा हैं, चिंपैंजीज में भी ज्यादा हैं, क्योंकि इंसान और चिंपैंजी हमाखोर हैं, यानी ये सब्जियां भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, हर किस्म की चीजें खाते हैं। तो दोबारा हम चलते हैं इवोल्यूशन की तरफ, कि हमने शुरू में हमने ये देखा था कि समुद्र में जिंदगी का इर्तिका हुआ, जो सादा जानवर थे, कीड़े की किस्म के जानवर थे, वो समुद्र में इर्तिका पजीर हुए, और फिर समुद्र में ही पेचीदगी में इजाफा हुआ, वहां से फिर जमीन पर आए, जमीन पर फिर, और हशरात जो थे वो अलग से बहुत पहले अलग हो गए थे, यानी वर्टेब्रेट से अलग हो चुके थे। तो उसी हिसाब से उनमें इन जीन्स की तादाद भी मुख्तलिफ नजर आएगी और इनमें वेरिएशन भी मुख्तलिफ नजर आएगी। तो इन वर्टेब्रेट्स जो हैं, यानी जो ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो जाहिर है कि वो रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से बहुत पहले से मौजूद हैं, कापजीर हो रहे हैं। तो ये जो सी एलिगन है, ये समुद्र में एक बहुत सादा सा कीड़े की किस्म का जानवर होता है। ये चूंकि बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी की इब्तदाई हालत है, इनमें सिर्फ
32 किस्म के कीमोसेंसरी न्यूरॉन होते हैं पूरे जिस्म में। यानी ये 32 किस्म के नहीं है, ये 32 न्यूरॉन है। यानी इनके टोटल न्यूरॉन्स की तादाद भी बहुत कम होती है, लेकिन इनमें अगर सिर्फ कीमो सेंसर जो है तो ले दे के सिर्फ 32 अलग अलग न्यूरॉन्स हैं। लेकिन इन 32 न्यूरॉन्स में भी इतनी वेरिएशन है कि ये पीएच को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये नमक को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये पीएच का मतलब जाहिर है वो प्रोटॉन्स हैं, राइट, प्रोटॉन्स की तादाद। सॉल्ट का मतलब है सोडियम या पोटेशियम आयंस की तादाद। उसके अलावा टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये फेरोमोन जो जिससे एक दूसरे से ये कम्युनिकेट करते हैं और नर और मादा एक दूसरे को पहचानते हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए अगली नस्ल पैदा करने की जरूरी है, तो वो सिर्फ इन 32 न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से वो सब कुछ डिटेक्ट करते हैं। इसके बरक्स आपको पता है कि जो इनवर्टेब्रेट्स हैं, यानी जो गैर फकारी या रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवर हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिसर्च जो है वो एक खास किस्म की मक्खियों पर होती है जिसे ड्रोसोफिला कहते हैं, और ड्रोसोफिला। इन मक्खियों पर इस कदर तहकीक हो चुकी है कि एक एक जीन को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उस जीन का असर क्या होता है वो आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो अब मैंने आपको जिक्र किया था कि टेस्ट बर्ड जो है वो मुख्तलिफ जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर होते हैं। तो ये हशरात में अक्सर ये उनकी टांगों पर, तो मक्खियां जो हैं खासतौर पे ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं, इनकी टांगों पर ये टेस्ट सेंसर होते हैं। और आपको ये इल्म है कि फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो पक्के और गले सड़े फलों पर ज्यादा जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके जो टेस्ट बड्स हैं उनमें शुगर डिटेक्ट करने के और कड़वाहटपन डिटेक्ट करने के सेंसर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर बेसिकली इनकी गिजा है, राइट। और वो सारे के सारे टांगों पर होते हैं। इनका बुनियादी निजाम बिल्कुल वही है डिटेक्टर्स का जो इंसानों या दूसरे जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, फकारी जानवर हैं, उनमें है। लेकिन टेस्ट बड्स की जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ होता है। शहद की मक्खियां, उनमें भी एंटेना पर खास तौर पर और उनके जो मुंह के आसपास के जो इलाके हैं उनमें टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो फूलों का रस चूसती हैं। इसलिए उनके एंटेना और जिस्म के मुंह के आसपास शुगर के जो डिटेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ऑक्टोपस की अगर हम बात करें, ऑक्टोपस यानी करोड़ों करोड़ों साल पहले हमसे अलग हो चुके हैं। उनके जिस्म पर भी कीमोरिसेप्टर होते हैं, जो वो उनके, अगर आपको याद हो, ऑक्टोपस की 8 टांगे होती हैं, या बाजू कह लें, टांगे कह लें, 8 आज़ा होते हैं। हर उस पर बहुत से सकर्स होते हैं। सकर्स वो होते हैं जो जिससे वो चिमट जाते हैं किसी भी सरफेस पे, और हर सकर में और उसके आसपास ये कीमोरिसेप्टर होते हैं। यानी ऑक्टोपस अपने बाजुओं से टेस्ट करते हैं, उनके मुंह में टेस्ट बड्स नहीं होते, उनके जिस्म पे होते। मछलियों की बात करें तो फकारी जानवरों में सबसे पुरानी जो फकारी जानवर हैं उनमें एक खास किस्म की मछलियां हैं जो जिनमें हड्डी नहीं होती, राइट। जैसे शार्क है, उनमें कार्टिलेज होती है, हड्डी नहीं होती। तो ये बहुत पुरानी, इर्तिकाई तौर पर बहुत पुरानी अनवा है। मछलियों में पूरे जिस्म पर टेस्ट बड्स होते हैं, और ये टेस्ट बड्स अब हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं तो 43 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स के जिस्म पर भी वो इलामात मौजूद हैं जिनसे ये इल्म होता है कि उनके जिस्म पर टेस्ट बड मौजूद थे। तो इस वक्त जो मछलियां हैं उनकी सबसे जो कदीम नौ है उन्हें जॉलेस फिश कहते हैं। यानी वो मछलियां जो जिनमें सकर्स होते हैं, जिनमें जबड़े भी नहीं होते, उनमें दांत नहीं होते, जबड़े दांत होते हैं लेकिन जबड़े नहीं होते, सकर्स में ही दांत होते हैं उनके। तो उनमें हैक फिश है, लैम्फ्री है। इनमें इनके जो गिल स्लेट्स हैं, जिन्हें गल फड़े कहते हैं, उनमें टेस्ट बड्स होते हैं, क्योंकि उनमें पानी आता है। पानी में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं। और इनमें हमने जो दो फैमिलीज, जीन्स की दो फैमिली का जिक्र किया था, T1R और T2R, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल डिटेक्ट करते हैं और जो आयंस डिटेक्ट करते हैं, राइट। ये दो किस्म के सेंसर्स हैं। तो ये इन मछली में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत पहले से इर्तिका पजीर हो चुके हैं। उसके बाद जब हम बोनी फिश देखें, यानी वो मछलियां जिनके जिसमें हड्डियां होती हैं और वो आमतौर पर शैलो वाटर्स में यानी उथले पानियों में रहती हैं, उनकी सरफेस पे, यानी उनके पूरे जिस्म पे, उनके होंठों पे, उनके ये जो विस्कर्स होते हैं, इनको बार्बल्स कहते हैं। इनमें ये जो खास तौर पर ये जो मछलियों के जो समझ लीजिए कि मूंछों की तरह के ये जो आज़ा हैं, जो खुश्की पर जब जानवर होते हैं उन्हें विस्कर्स कहते हैं। जैसे आप अगर बिल्ली देखें या कुत्ता देखें या चूहा देखें तो उनके ये लंबे लंबे बाल होते हैं मुंह के पास, यानी विस्कर्स कहते हैं, राइट। जो पानी में जानवर होते हैं, मछलियां वगैरह, उनको हम बार्बल्स कहते हैं। तो इनमें कसीर मिकदार में टेस्ट बड्स और अपने पूरे जिस्म से
یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں کہ کس سمت میں مالیکولز کی کانسنٹریشن کم یا زیادہ ہے. تو خاص طور پہ یہ جیسے کیٹ فش ہے اس کے جسم پر 1,75,000 ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں پورے جسم پر, اور اس وجہ سے وہ پانی کی ایسیڈیٹی کا مطلب ہے یہ کہ وہی ہے کہ ہائیڈروجن آئن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. ایسیڈیٹی جو ہے, کھٹا پن جو ہے, بیسیکلی ایسیڈیٹی کو ڈیٹیکٹ. تو ایکسٹرنل ٹیسٹ برڈز کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اس لیے کہ وہ پانی میں ہیں اور پانی میں باقی مالیکول بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں, اس لیے کہیں دور بھی خوراک ہو تو وہ خوراک سے جو مالیکول نکل کے پانی میں حل ہو رہے ہیں وہ مچھلی کے جسم سے ٹکراتے ہیں, تو مچھلی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں سمت میں غذا موجود ہے یا خطرہ موجود ہے. تو مچھلی میں جو یہ ٹیسٹ برڈز ہیں یہ اس میں امامی ٹیسٹ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, امینو ایسڈ جو پروٹینز بیسیکلی جن سے بنتی ہیں, نیوکلیوٹائڈ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بائل ایسڈز یعنی دوسرے جانوروں کے جسم میں جو بائل بنتا ہے وہ جب خارج ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آس پاس جانور ہیں جو ان کے غذا بھی ہو سکتے ہیں اور ان درندے بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے خطرہ بنتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ برڈز کے کمبینیشن سے یہ مچھلیاں ڈیٹیکٹ کرتی ہیں کہ آس پاس جو مالیکول ہیں وہ خطرے کی علامت ہیں یا غذا کی علامت ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہم ٹیٹراپوڈس کی بات کریں. ٹیٹراپوڈس وہ مچھلیوں سے جب خشکی کی ٹرانزیشن ہوئی تو اب خشکی پر آنے کا ایک بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اب آپ جسم پہ اگر آپ کے ٹیسٹ سینسرز ہیں تو ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہوا میں وہ مالیکول بہت کم گھلتے ہیں یا اڑتے ہیں جو پروٹینز کے جیسے مالیکول ہوں یا جو پیچیدہ مالیکول ہیں, رائٹ. صرف کچھ مالیکول ایسے والٹائلز ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں, ان کے لیے پھر یہ ٹیسٹ ریسیپشن اور جو سونگھنے کی حس ہے بیسیکلی دونوں کیمو ریسیپشن ہے, لیکن ٹیٹراپوڈس کے لیے پھر یہ الگ الگ ارتقا پذیر ہوئی, رائٹ. تو ٹیٹراپوڈس میں ٹیسٹ برڈز پھر تیزی سے ڈیولپ ہوئے اور ٹیسٹ برڈز اب زبان میں بہت زیادہ ہونے لگے. زبان کیوں؟ اس لیے کہ خشکی پر جب آپ کسی چیز کو ٹچ کریں گے تبھی اس میں کیا کیمیکلز ہیں وہ آپ کو مل پائیں گے, رائٹ. لیکن ہاتھوں اور پاؤں پر ٹیسٹ برڈز نہیں ہوتے ٹیٹراپوڈس کی, یا جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں, کیونکہ وہ زمین پر لگتے ہیں, اس پہ گرد و غبار لگتا ہے, اس میں ٹیسٹ برڈ بہت جلد چوک ہو جائیں گے, رائٹ. تو ٹیسٹ برڈز کے لیے لیکوڈ انوائرمنٹ ضروری ہے, مائع حالت میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو آئنز ہیں مثلا ہائیڈروجن کی آئن کی ہم نے بات کی تھی, وہ پانی میں ڈیزالو ہو تبھی وہ ہائیڈروجن آئن بنتا ہے, رائٹ. وہ ہوا میں آئن نہیں ہوتے. تو یہ جو سوڈیم کلورائڈ ہے, نمک ہے, یہ عام حالت میں خشکی پر دیکھیں تو سوڈیم کلورائڈ کے کلورین کے مالیکول اکٹھا ہوتے ہیں, یہ کرسٹل شکل میں ہوتے ہیں. صرف جب پانی میں حل ہوتے ہیں تب یہ سوڈیم آئن الگ ہوتا ہے, کلورین آئن الگ ہوتا ہے. اس لیے مائع حالت ضروری ہے ان کے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ صرف انکلوز انوائرمنٹ ہے, جیسے منہ ہے اس میں جو جھلی ہے, یا زبان یا ناک کے اندر جو جھلی ہے اس میں وہ موئسچر رہ سکتی ہے, رائٹ. تو موئسچر بہت ضروری ہے, اس لیے ٹیسٹ برڈ جو تھی وہ اب زبان پر کانسنٹریٹ ہو گئے. تو ایمفیبین جو تھے ان میں ایمفیبین کون سے جانور ہیں جو پانی اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں, جیسے مینڈک ہے, مگرمچھ ہے, اس قسم کے جو جانور ہیں, کچھوا ہے, یہ خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں. ایمفیبین وہ ہیں جو انڈے پانی میں دیتے ہیں. تو ان کے لیے ٹیسٹ برڈ بٹر خاص طور پہ بہت ضروری تھا, کیونکہ یہ اب شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا خشکی پر یا پانی میں بھی. تو شکار کی جو جانور ہے اس کی سطح پر اگر ٹاکسنز ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ایمفیبینز کے ٹیسٹ برڈ جو تھے ان میں بھی کڑواہٹ کے جو ڈیٹیکٹر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن زیادہ تر ایمفیبینز میں وہ میٹھا ٹیسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے غذا کا جو پیٹرن ہے اس میں پروٹین زیادہ ہیں, یعنی انسیکٹس وغیرہ, کیڑے مکوڑے, حشرات یا چھوٹی مچھلیاں, چھوٹے جانور. یہ لوگ پھل نہیں, یہ جو ایمفیبین یہ پھل نہیں کھاتے, اور گلوکوز جو ہے وہ ظاہر ہے پھل میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے میٹھے کا ٹیسٹ نہیں ہے, میٹھے کے ٹیسٹ برڈ نہیں ہے ان کے. اگر ہم مگرمچھ کی بات کریں تو ان میں سکن پہ پریشر سینسرز الگ سے ہیں ان کے جو میں, لیکن ان میں کوئی ٹیسٹ برڈ نہیں ہے. یعنی جو جانور نگل کے کھاتے ہیں ان میں ٹیسٹ برڈز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو ویسے ہی سوائے اس کے کہ جو جانور کی سطح پر یعنی سکن پر اگر کوئی ٹاکسنز ہیں تو وہ ایمفیبینز کے لیے, وہ جو چھوٹے موٹے جانور کھاتے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. کروکوڈائل جو ہے, مگرمچھ جو ہے, چونکہ بڑے جانور کھاتے ہیں, بڑے جانور کی اگر سکن پر کوئی ٹاکسن ہوگا بھی تو پورے جسم کے تناسب میں ان کے ٹاکسنز کی مقدار بہت کم ہوگی اور وہ زیادہ نقصان نہیں دیں گے, رائٹ. اس لیے
बड़े जानवर खाने वाले जो एम्फीबियंस हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह, उनमें टेस्ट बर्ड होते नहीं है, इसलिए कि वो जानवर को जिंदा निगलते हैं। आपको ये इल्म होगा कि अगर वो बड़ा जानवर हो भी उसको तोड़ के भी खाएं, निवाले बना के नहीं खाते, बहुत बड़े बड़े चंक्स वो निगल लेते हैं, चबा कर नहीं खाते। अच्छा, उसके बाद अगर हम मैमल्स की तरफ आए तो अब हम इंसानों का जो सिस्टम है उसके पास आ रहे हैं, राइट। तो मैमल्स, आपको पिछली दफा पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि तकरीबन 22-23 करोड़ साल पहले मैमल इर्तिका पजीर हुए थे, लेकिन उस वक्त मैमल्स एक जो इकोसिस्टम होता है या जो फूड चेन होती है उसके बिल्कुल बॉटम पर थे, यानी टॉप पर जो प्रेडेटर्स थे वो डायनासोर्स थे। डायनासोर्स दिन को फाल होते थे, तो मैमल्स ज्यादातर रात को फाल होते थे, राइट। इसलिए इन्हें टेस्ट बड्स की बहुत ज्यादा अहमियत थी इनके लिए, यानी इनमें जिन अजदाद में, मैमल के अजदाद में टेस्ट बड्स ज्यादा डेवलप हुए और ज्यादा सेंसिटिव हुए, वो उनके लिए बका का इम्कान बहुत ज्यादा हो गया। तो ये मैमल जो थे, आपको पता है कि मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म खून होता है, इनका टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट रहता है, माहौल के टेम्परेचर से तब्दील नहीं होता, और गर्म रखने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, और बहुत ज्यादा चीजें खाने का मतलब ये है कि इस बात का इम्कान ज्यादा है कि ये टॉक्सिन्स इनके अंदर चले जाएंगे। तो इनके लिए बहुत अहम था कि टॉक्सिन्स को और ग़िज़ा को अलग अलग डिटेक्ट करने की काबिलियत इनमें बहुत जल्द पैदा हो, इसलिए इनमें टेस्ट बर्ड्स का इर्तिका बहुत तेजी से हुआ। और आपको इन मैमल्स में बहुत मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा नजर आती है, यानी मैमल्स मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाने के लिए ऑप्टिमाइज हुए हैं। जैसे अर्बोवोर्स हैं, जैसे गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, ये सिर्फ घास फूस खाती हैं, राइट। दरिंदे जो हैं, बिल्ली होगी, कुत्ता हो गया, कुत्ते ज्यादातर गोश्त खाते हैं, जंगली कुत्ते ज्यादातर गोश्त खाते हैं, शेर, चीता वगैरह, ये दरिंदे हैं ये, राइट। इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और फिर ओमनिवोर्स हैं, जो इंसान हैं और जो ग्रेट एप्स हैं, ये गोश्त भी खाते हैं और ये नबातात यानी घास फूस या इंसान की ग्रेट एप्स की सूरत में फल फ्रूट वगैरह, राइट, ये सब खाते हैं। फिर कुछ जो जानवर हैं जो सिर्फ कीड़े खाते हैं। तो उनकी जैसे जैसे नीश स्पेसिफाई होती गई, फिक्स होती गई, वैसे वैसे उनके टेस्ट बड भी फिक्स होते गए। फिर मैमल्स में क्या है कि उनके बच्चे जो हैं दूध पीते हैं, और दूध पीने के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो माँ के दूध को टेस्ट कर सकें, और माँ के दूध का टेस्ट जो है उन्हें अच्छा लगे, इसीलिए वो बार बार दूध पियेंगे अगर उनको टेस्ट अच्छा लगे। तो दूध में चूंकि प्रोटीन्स भी होती हैं और दूध में ग्लूकोज और ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये टेस्ट मैमल्स के लिए बहुत अहम था। और फिर जो घास फूस खाते थे उनके लिए ये बहुत अहम था कि जो टॉक्सिन्स हैं, खासतौर पर पौधों में जो टॉक्सिन्स हैं, उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो मैंने पहले अर्ज किया था कि T1 और T1R और T2R, ये अलग अलग फैमिलीज ये इर्तिका पजीर हुई, ये इसीलिए हुई कि इन्हें बहुत जरूरत थी इनकी। तो अब हम देखते हैं कि गाय भैंसे अगर देखें या बकरियां देखें तो इनमें तकरीबन 25,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और जो ज्यादातर कड़वाहट को, या मतलब कड़वाहट तो कहना जरूरत नहीं क्योंकि हमें नहीं पता कि उनको टेस्ट का एहसास कैसा होता है, लेकिन जो टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करते हैं। कुत्तों में तकरीबन 17,000 के करीब टेस्ट बर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर गोश्त खाते हैं तो इनमें उमामी का टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इनमें और टेस्ट की स्पेसिफिकेशन की या डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती, राइट। बिल्लियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गोश्त खाती हैं, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, इनमें सिर्फ 470 टेस्ट बड होते हैं, और ये ज्यादातर वो उमामी टेस्ट के मुख्तलिफ फ्लेवर्स इनको मिलते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो पहले मैंने जिक्र किया था, वेल्स, डॉल्फिन वगैरह जो ऑब्लिगेट एक्वाटिक क्रीचर्स हैं, यानी जो मुकम्मल तौर पर पानी में रहते हैं, उनमें सारे के सारे टेस्ट बस खत्म हो चुके हैं। पहले मैंने विजन का बताया था कि उनमें विजन कैसे इवॉल्व हुई, उनमें टेस्ट बिल्कुल, सॉरी, स्मेल की जो सेंस है, सूंघने की काबिलियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। टेस्ट बर्ड्स भी उनके खत्म हो चुके हैं, इसलिए कि वो मछलियां खाते हैं, मछलियां स्वालो करते हैं, वो यानी वो निगल लेते हैं पूरी की पूरी, इसलिए उनको टेस्ट उनके लिए अहम नहीं रहा। उसके बरक्स अगर आप खरगोश को देखें, रैबिट को, बहुत ज्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो पत्ते खाते हैं, उन्हें बहुत ये अहमियत है कि वो टॉक्सिन्स और न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कर सके। तो एक खरगोश के मुंह में 17,000 से ज्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ये मतलब इर्तिका के प्रोसेस में टेस्ट बर्ड्स की डिफरेंशिएशन हम जानवरों में आसानी से देख सकते। तो हम हर टेस्ट के थोड़ी थोड़ी जल्दी से बात करेंगे कि मीठे का टेस्ट, ये सबसे ज्यादा जो इवॉल्व हुआ है वो प्राइमेट्स में हुआ है। कार्निवोर्स जो हैं उनमें मीठे का टेस्ट जो है वो बिल्कुल कम कम बेश खत्म हो चुका है। तो जो प्राइमेट्स हैं वो चूंकि ज्यादातर ओमनिवोर्स हैं, यानी वो सब कुछ खाते हैं,
اس لیے ان میں میٹھا ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت زیادہ اہم تھی. جو گوشت کھاتے ہیں ان میں میٹھا ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت ضروری نہیں تھی. اور ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جس قابلیت کی ارتقائی طور پر ضرورت نہ ہو وہ قابلیت ان جینز میں, ان قابلیت کو پیدا کرنے والے جینز میں میوٹیشن ہو تو وہ پھر جین پول سے نہیں نکل پاتے, اس لیے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو پھر وہ جینز جو ہے آہستہ آہستہ میوٹیٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. ختم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینز میں رہتے ہیں, وہ ہمارے ڈی این اے میں رہتے ہیں یا ان جانوروں کے ڈی این اے میں رہتے ہیں, لیکن میوٹیشن کی وجہ سے اب وہ ریسپٹر نہیں بنا پاتے جو وہ فنکشن کے لیے ضروری تھا. تو پرائمیٹس کی جیسے میں بات کر رہا تھا, پرائمیٹس میں میٹھے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے. اس لیے پرائمیٹس میں یہ جو T2R ریسپٹر ہیں جو میٹھے کو اور اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹاکسنس کو, یہ پائے جاتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ اومنیورس ہیں, رائٹ. اگر آپ ایپ میں دیکھیں تو ایپس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انسانوں کے علاوہ باقی جو ایپس ہیں وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ پتے بھی کھاتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں, فروٹ بھی کھاتے ہیں, اس لیے ان میں یہ تمام قسم کے ٹیسٹ. اور پھر انسانوں میں سویٹ ٹیسٹ بہت زیادہ ریفائن ہو گیا, اس لیے کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ ہنٹر گیدررز تھے, وہ زیادہ تر فروٹ کھاتے تھے, رائٹ. تو یہ ارتقائی پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ارتقائی پروسیس میں کسی بھی نوع کی غذا فکس ہوتی جاتی ہے اسی حساب سے ٹیسٹ ریسپٹر بھی فکس ہوتے جاتے ہیں. انسانوں میں خاص طور پر چونکہ ہم نے آج سے 3 ملین 4 ملین سال پہلے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا, تو پکانے سے غذا کی فلیور ابھر کے آتی ہے, یعنی بہت سے مولیکیول جو پہلے مقید تھے اب وہ ہوا کے ساتھ خارج ہوتے ہیں. تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے حلق میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ غذا کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا کچھ حصہ ٹیسٹ بڈ سے ہمیں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر فلیور سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. فلیور کیا ہے کہ وہ جو وولٹائلز ہیں, جو ہوا میں مولیکیول ہوتے ہیں, وہ ہمارے ناک کے ذریعے جاتے ہیں حلق کے اوپر کے حصے پہ اور حلق کے پیچھے, وہاں پہ وہ مولیکیولز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سونگنے کی حس دوبارہ سے ایکسپینڈ ہوئی کھانا پکانے کی وجہ سے. اچھا, نیورو سائنس کی تھوڑی سی ہم بات کریں, ہم نے پہلے بات کر لی ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کہ جو مولیکیولز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں سینسرز میں, ان سینسرز کے ساتھ جو نیورون لگے ہوتے ہیں ان میں ایک کیسکیڈ بنتی ہے, یعنی آئن چینلز کھلتے ہیں, اس سے ایک چارج ان رش ہوتا ہے اور اس سے ایک وہ سگنل بنتا ہے, الیکٹریکل سگنل بنتا ہے جو پھر نرو کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے, رائٹ. وہ سگنل جو دماغ تک جاتا ہے, اب مختلف جو ٹیسٹ بڈز ہیں ان سے الگ الگ فائبر دماغ میں جا رہے ہیں اور الگ الگ دماغ میں پروسیس ہو رہے ہیں, تو ہائپوتھیلمس میں جاتے ہیں. آپ نے پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جو اسمیل کے سینسرز ہیں, یعنی جو olfactory سینسرز ہیں, ان سے جو سگنل جاتا ہے وہ براہ راست دماغ تک, لیکن باقی تمام سینسز ہیں جن میں چکھنے کی حس بھی شامل ہے وہ دماغ کے نچلے حصے میں پہلے جاتے ہیں. ہائپوتھیلمس کو ایک ریلے اسٹیشن کہتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کے سگنل آتے ہیں, اور یہاں سے یعنی چکھنے کے علاوہ بھی باقی تمام حسیات جو ہیں وہ پہلے ان کے سگنل پہلے تھیلمس میں اور ہائپوتھیلمس میں جاتے ہیں, وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نیند کے دوران یہ سگنل ٹرانسمیشن جو ہے یہ بہت کم ہو جاتی. تو نیند کے دوران آواز ہلکی پھلکی ہو تو ہمیں, یا کوئی ہلکا سا چھوئے تو نیند ہماری خراب نہیں ہوتی, لیکن اگر بہت زیادہ تیز آواز ہو تو پھر وہ ہائپوتھیلمس اس کو جانے دیتا ہے کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو نیند کے دوران یہ سگنل بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح دماغ میں جو موومنٹ کے سگنل جو ہمارے موٹر کارٹیکس میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہائپوتھیلمس میں آ کر رک جاتے ہیں نیند کے دوران. یہی وجہ ہے کہ نیند کے دوران ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمارا جو جسم ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جسے سلیپ پیرالسس کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند میں یا خواب میں ہمیں آ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے یا خطرہ ہے, ہم بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بھاگا نہیں جا رہا ہم سے, رائٹ. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ دماغ میں جو موٹر کارٹیکس ہے وہ بھاگنے کے سگنل ایکچولی پیدا کر رہی ہوتی ہے, لیکن تھیلمس میں روک رہا ہوتا ہے, اور ہمارے مسل سے جو سگنل جاتے ہیں واپس وہ بھی تھیلمس میں رک رہے ہوتے ہیں. تو دماغ کو یہ سگنل نہیں جاتا کہ ہمارا مسل واقعی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. دماغ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہمارا جسم حرکت نہیں کر رہا, ہم حرکت نہیں کر پا رہے. تو یہ وہ احساس ہے جو سلیپ پیرالسس کا احساس پیدا کرتا ہے, اور بعض اوقات جاگنے کے فوراً بعد ہمیں انتہائی شدید خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم حرکت نہیں کر سکتے, رائٹ. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تھیلمس میں وہ سگنل رک رہے ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے. بہرحال وہ بات جو میں کر رہا تھا
کہ جو چکھنے کے سگنل ہیں ہمارے زبان سے ٹیسٹ برڈ جو ہیں وہ ہائپوتھیلمس تک جاتے ہیں، وہاں سے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پورے دماغ میں. ایک حصہ جو جاتا ہے وہ ایمگڈلا کو جاتا ہے. ایمگڈلا وہ حصہ ہے جو جذبات کی پروسیسنگ کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہپوکیمپس کو جاتا ہے. میں نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہپوکیمپس وہ حصہ ہے جہاں پہ پھر یادیں وغیرہ پروسیس ہوتی ہیں. تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، فلیور جو ہے، ذائقہ جو کھانے کا ہے، وہ صرف ٹیسٹ بڈ سے جو سگنل جاتا ہے اس سے نہیں بنتا، بلکہ فلیور سے بھی بنتا ہے. اور یہ خاص طور پہ انسانوں میں یہ بہت زیادہ ایوالو ہوا ہے یہ قابلیت، کہ میں نے ابھی جو ذکر کیا تھا کہ کھانا پکانے سے وہ کیمیکل ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ والیٹائل بن جاتا ہے جو عام طور پر مقید ہوتے ہیں، اور وہ فلیور کی یعنی وہ پھر سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں، اور وہ پھر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. یعنی اسمیل یعنی olfaction اور ٹیسٹ دونوں کو مل کے پھر ہمیں فلیور کا احساس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر نزلہ زکام ہو، ناک بند ہو، تو ہمیں کھانا بد ذائقہ یا بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اچھا، اب بٹر ٹیسٹ کی جو میں نے بات کی تھی، بٹر ٹیسٹ کی کیوں اتنی زیادہ اہم ہے اور اس میں اتنی زیادہ ورائٹی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں میملز میں بٹر ٹیسٹ کے ریسپٹرز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میملز میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو سبزیاں کھاتے ہیں، یعنی جو پتے وغیرہ کھاتے ہیں، اور پودوں میں ٹاکسنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو مختلف ٹاکسنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے الگ الگ قسم کے ریسپٹرز ہیں، اور وہ پرندوں میں یہ ٹاکسنز ڈیٹیکشن آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. میٹھے کی ڈیٹیکشن آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پرندے بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو دانہ دنکا کھاتے ہیں وہ پورے کا پورا نگل لیتے ہیں، اور جو کیڑے بھی کھاتے ہیں تو وہ پورے کے پورے نگل لیتے ہیں. وہ انسانوں کی طرح یا باقی جانوروں کی طرح چبا کے نہیں کھاتے، اس لیے ان میں وہ ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے. تو بنیادی طور پر بٹر ٹیسٹ جو ہے، یعنی کڑواہٹ کا جو ٹیسٹ ہے، وہ خطرے کی علامت ہے. ٹاکسنز کی ڈیٹیکشن کی وجہ سے بٹر ٹیسٹ بنتا ہے ہمیں. امامی کا جو ٹیسٹ ہے، وہ امامی کا ٹیسٹ جو ہے نا، یہ سب سے بعد میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا. یہ تقریباً سن 2000 میں وہ سینسرز یا وہ ڈیٹیکٹرز ڈسکور ہوئے تھے جو یہ امامی کا ٹیسٹ پیدا یا کیا احساس پیدا کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ وہ ٹیسٹ برڈز ہیں یا وہ ریسپٹرز ہیں جو پروٹینز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پروٹینز جو ہے امائنو ایسڈ سے بنتی ہیں، تو یہ اصل میں امائنو ایسڈز کے مالیکول کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس کی بھی ایوولوشنری وجہ یہی ہے کہ امائنو ایسڈز چونکہ پروٹین بناتے ہیں، اور پروٹین جسم کے اسٹرکچر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈیٹیکٹر جو امائنو ایسڈز کو ڈیٹیکٹ کر کے اور انہیں پھر غذا کے طور پر ہمیں یہ بتائیں یا جانوروں کو یہ بتائیں کہ یہ غذا ہے، وہ ارتقائی طور پر بہت بہت زیادہ اہم رہے ہیں. اور ابھی میں نے بات کی تھی پرندوں کے ٹیسٹ کی، کہ پرندے چونکہ چیزوں کو پورا نگل لیتے ہیں، اس لیے ان میں ٹیسٹ برڈ جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں. یعنی وہ زیادہ تر جو ہیں وہ جینز اب میوٹیشنز کی وجہ سے اب فعال نہیں رہے. وہ جینز ان کے ڈی این اے میں موجود ہیں، لیکن اب وہ ریسپٹرز وہ پیدا نہیں کرتے. سمندری میملز میں نے بات کی تھی. سمندری میملز میں جو جانور جتنا زیادہ پانی میں، جتنی زیادہ دیر پانی میں رہتا ہے، اسی قدر اس میں ٹیسٹ برڈ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو جو اوبلیگیٹ ایکواٹک اینیملز ہیں، یعنی جو مکمل طور پر پانی میں رہتے ہیں، جیسے ڈالفنز ہیں یا ویل ہیں، ان میں سالٹی ٹیسٹ ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت ابھی تک موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی تمام سینسرز ختم ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مچھلیوں کو پورا نگلتی ہیں. اور سالٹی ٹیسٹ کی ڈیٹیکشن کس لیے؟ کہ مچھلیوں کو نگلنے کے لیے انہیں پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو منہ سے نکال دیں، کیونکہ وہ پانی نہیں نگلیں گی، وہ صرف وہ جو سالڈ ہے وہ نکلیں گی، رائٹ؟ تو وہ نمک کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی تک پانی موجود ہے ان کے منہ میں، اور وہ پھر وہ پانی کو نکال کے وہ منہ کو سیل کرتی ہیں، اس کے بعد نگلتی ہیں. اس کے برعکس سی لائنز جو خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں، ان میں یہ جو ساور یعنی کڑواہٹ کے جو جینز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن امامی کے یعنی پروٹین ڈیٹیکٹ کرنے کے جینز یہ موجود ہیں. کیونکہ سی لائنز جو ہیں وہ پھل فروٹ تو نہیں کھاتے، تو وہ سویٹ کے جینز ختم ہو چکے ہیں ان کے، لیکن وہ مچھلیاں کھاتے ہیں، اور یہ مچھلیوں کو چبا کے کھاتے. تو امائنو ایسڈز کے ڈیٹیکشن جو کہ امامی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ ابھی تک ان میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جس جانور کے ماحول میں جس قسم کی قابلیت کی اہمیت نہیں رہتی جو پہلے ان کے اجداد میں تھی، تو وہ قابلیت ان میں
وہ جینز اگر میوٹیٹ ہو جائیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جینز موجود رہتے ہیں لیکن غیر فعال ہو جاتے ہیں اور وہ قابلیت ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہیومن ٹیسٹ کی بات کریں تو ہر شخص میں یہ مختلف جو ہم نے ٹیسٹ برڈز بتائے تھے یہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ بہت جلد ذائقے کو محسوس کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوٹے موٹے ذائقے کا فرق پتہ نہیں چلتا۔ خواتین عام طور پر ذائقے کو بہتر طور پر ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں۔ تمام کی تمام سینسز خواتین میں زیادہ شارپ ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھنے کی جب آنکھوں کی بات کی تھی کہ رنگوں کی تفریق خواتین زیادہ بہتر کرتی ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے سونگنے کی اس کی بات کی تھی کہ سونگنے کی قابلیت خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، ٹیسٹ میں بھی ایسا ہی ہے، ٹیسٹ کی قابلیت خواتین میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ یعنی ایک ارتقائی نتیجہ ہے، کیونکہ بہت عرصے سے کھانا پکانے کی ذمہ داری جو ہے وہ خواتین میں رہی، ہر کلچر میں خواتین میں رہی ہے، اور خواتین کے لیے یہ بھی بہت زیادہ عام ہے کہ چونکہ انہیں بچوں کو پالنا ہوتا ہے، میمل ہیں، بچے دودھ پیتے ہیں، تو ان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، تو ارتقائی طور پر یہ زیادہ اہم تھا ان کے لیے کہ وہ زیادہ تفریق کر سکیں ٹیسٹ۔ خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں کہ خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو شروع میں پہلی ٹرائیمیسٹر میں انہیں بہت زیادہ الٹیاں آنے لگتی ہیں، اور میں نے ابھی بتایا تھا شروع میں الٹیاں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے معدے میں اگر کوئی ٹاکسن چلا جائے تو معدہ دماغ کو بتاتا ہے کہ ٹاکسن آ گیا ہے، اور دماغ جو ہے وہ پھر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ الٹی کا میکانزم جو ہے وہ ٹاکسن کو خارج کرنے کی کوشش ہے۔ بچہ جب ابتدائی سٹیج میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور چھوٹے موٹے ٹاکسن جو عام طور پہ جسم کو نقصان نہیں دیتے وہ رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے ابھی جو چند ماہ کا ہے اس کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اس وہ جو ٹائم فریم ہے اس میں خواتین کا معدہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے ٹاکسن سے بھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، جو قے کرنے کی، الٹی کرنے کی جو ریفلیکس ہے۔ تو یہ ایک اگین ایک ارتقائی پروسیس ہے جو بچے کے پیدا ہونے کے امکان کو بڑھا دیتا ہے، یہ جو خواتین کو حمل کے پہلے ٹرائیمیسٹر میں الٹیاں آتی ہیں۔ تو بہرحال بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھے کہ مختلف لوگوں میں ٹیسٹ کرنے کی قابلیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سپر ٹیسٹرز ہوتے ہیں، یہ جو بڑے جو ریسٹورینٹ چینز ہیں ان میں جب کوئی مینیو آئٹم چینج ہوتا ہے، نیا مینیو آئٹم بناتے ہیں، تو ان کے باقاعدہ جو شیف ہوتے ہیں یا ان کے جو ساتھ سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے اس میں خاص طور پہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں سپر ٹیسٹرز کو کہ وہ ذائقے میں چھوٹی موٹی تبدیلی کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ یا آپ کو شاید علم ہوگا کہ مغربی ممالک میں جہاں پہ شراب پی جاتی ہے، وائن کا ٹیسٹ وہاں پہ ایک بہت ڈیلیکیسی سمجھا جاتا ہے، اور وائن ٹیسٹرز سپر ٹیسٹرز ہوتے ہیں، اور وائن ٹیسٹرز جو ہیں وہ بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی، جو وائن کے ٹیسٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، تو یہ سپر ٹیسٹرز ہوتے ہیں۔ ان کے منہ میں ٹیسٹ ریسیپٹرز زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سپر ٹیسٹرز میں کڑواہٹ ڈیٹیکٹ کرنے والے جو سینسر ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ارتقائی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ کڑواہٹ کو بہتر ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے وہ زیادہ کامیاب رہے، کیونکہ وہ ٹاکسنس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے۔ تو اب ہم مطلب غذا کھاتے ہیں تو وہ پہلے سے بہت محفوظ ہوتی ہے، تو ٹاکسنس کی ہمیں ضرورت، ٹاکسن سے دفاع کی اب ضرورت اتنی نہیں رہی ہے، ہم شہروں میں رہتے ہیں زیادہ تر۔ لیکن کافی کا جو ٹیسٹ ہے یا ٹوبیکو کا جو تمباکو کا جو ٹیسٹ ہے، تمباکو جو ہم پیتے ہیں، یہ جو لوگ کھاتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ سب ٹاکسنس ہیں، یہ ان پودوں میں اپنے دفاع کے لیے ارتقا پذیر ہوئے تھے، تو ان ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو قابلیت ہے وہ بیسیکلی وہ بیٹر ٹیسٹ کی قابلیت ہے، جو اب اب ایک خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ ڈفرینس کس لیے ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے جینیٹک میک اپ تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے، رائٹ؟ کچھ لوگوں میں وہ ٹیسٹ برڈز بنانے کے جین زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں کم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ فرق پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کو سمیٹتے ہیں، زندگی کا آغاز تقریباً 3.8 ارب سال پہلے ہوا تھا، اور بالکل آغاز میں یعنی ابھی پروکیریوٹس کے لیے ارتقا پذیر ہوئے تھے، ان میں کیمو ریسیپشن کی قابلیت ارتقا پذیر ہو چکی تھی، جو کہ نیوٹرینٹس اور ٹاکسنس کو ڈفرینشیٹ کر سکے پانی میں۔ اس کے بعد پھر جب کثیر خلوی جانور بننے لگے تقریباً 60-70 کروڑ سال پہلے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جسے کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں، تو
डेडिकेटेड कीमोरिसेप्टरी न्यूरॉन्स इर्तिका पजीर हुए, जो ज़्यादातर जब ये ग़िज़ा सिस्टम बना, इंतज़ाम का सिस्टम इर्तिका पजीर हुआ, तो मुंह के पास, ये जो ओपनिंग है उसके पास ये रिसेप्टर ज़्यादा। तकरीबन 54 करोड़ साल पहले, अभी वर्टेब्रेट्स का इर्तिका नहीं हुआ था अभी, यानी जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं उनमें टेस्ट बड्स डेवलप होना शुरू हुए, जिसमें कीड़े मकोड़े और जो ये समझ लीजिए कि जो क्या वो मछली होती है, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, जेलीफिश, राइट, उनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, सब हर तरफ से एक सी होती है, उनमें भी टेस्ट बड्स मौजूद होते। फिर जब फकारी जानवर यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का, वर्टेब्रेट्स का इर्तिका हुआ, तो तकरीबन 43 करोड़ साल पहले टेस्ट बड्स जॉलिस मछलियों में इर्तिका पजीर हुए, और T1R और T2R जो अलग अलग जीन्स हैं वो इर्तिका पजीर हुए। तकरीबन 37 करोड़ साल पहले जो मछलियां थी उनके पूरे जिस्म पर ये टेस्ट बड्स थे, और उसके बाद खासतौर पे जो हड्डी वाली मछलियां थी, यानी जो ज्यादा हमारे से इर्तिकाई तौर पर ज्यादा नजदीक है, उनमें टेस्ट बड्स में डिफरेंशिएशन ज्यादा। फिर वो मछलियां जो थी टेट्रापॉड्स में जब इर्तिका पजीर हुई, तो फिर ये टेस्ट बड्स भी ज्यादातर मुंह और पैलेट यानी हलक में आ गए, क्योंकि खुश्की पे वही एक तरीका था टॉक्सिन्स और ग़िज़ा को डिफरेंशिएट करने का, कि वो मुंह में वो ग़िज़ा जाए तो हम डिफरेंशिएट करें। उसके बाद फिर जब मैमल्स का इर्तिका हुआ, तो T1R और T2R जीन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गए, इनके बहुत सी किस्में बन गई, और 5 टेस्ट उस वक्त वहां पे पहली दफा डेवलप हुए। फिर तकरीबन 6-6.5 करोड़ साल पहले, यानी 65 मिलियन ईयर्स पहले, जब डायनासोर्स खत्म हो गए और प्राइमेट्स का इर्तिका शुरू हुआ, टेस्ट बड बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुए, इनमें डिफरेंशिएशन आई, और खास तौर पर मीठे का टेस्ट जो है, जो यानी ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा इर्तिका पजीर हुआ। फिर यह है कि इंसानों के इर्तिका में खास तौर पर जब कुकिंग का आगाज हुआ और टेस्ट और फ्लेवर दो अलग अलग मिल के वो जायके का जो एहसास है वो पैदा करने लगे, तो उसी हिसाब से फिर वेरिएशन ज्यादा हुई, और उस वेरिएशन की वजह से हम टेस्ट बड्स और अपनी जो सूंघने के जो हिस्से हैं उनको मिलाकर 10 खरब से ज्यादा, 1 ट्रिलियन का मतलब 10 खरब होता है, 10 खरब से ज्यादा अलग अलग फ्लेवर्स को पहचान सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक जो इर्तिका का बुनियादी असूल है कि कोई भी काबिलियत जो किसी नौ के लिए अहम नहीं रह जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, और वो काबिलियत जो उस नौ के लिए अहम होती है वो ज्यादा एक्सपेंड होने लगती है। तो ये आज का लेक्चर था। स्टडी के लिए जो मैंने पिछले दफा सजेस्ट की थी, बुनियादी तौर पर इर्तिका को समझने के लिए यही है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और इसी तरह ये जो साइंस की दुनिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, इसमें अगली दफ़ा मैं एक इजाफा कर दूंगा साइंस की दुनिया का। अब हमने पहले तो ये ग्रुप तो ऑलरेडी है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अब हमने साइंस की दुनिया का पेज भी बनाया है, तो पेज का लिंक भी मैं इंशाल्लाह शामिल कर दूँ। तो आपके जहन में कोई अगर सवालात हैं तो ज़रूर कीजिए। जी, सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो अली उस्मान साहब का है। ये पूछ रहे हैं, व्हाई डू ह्यूमन क्रेव स्वीट एंड साल्टी फूड? जी, तो स्वीट फूड का मैंने आपको पहले ही ये वजाहत की थी कि हमारे अजदाद हंटर गैदरर्स थे, यानी वो ज्यादातर, ये मैं बात कर रहा हूँ मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, राइट, जब अभी शहरों का या देहातों का या बस्तियां बसाने का रवाज अभी नहीं आया था, काश्तकारी अभी नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त हमारे हंटर गैदरर्स, हमारे जो अजदाद थे वो हंटर गैदर थे, यानी छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में होते थे, यानी सिर्फ 10-12 फैमिलीज, राइट, 50-60 लोग, और वो फल खाने पर ज्यादा गुजारा करते थे, या कोई छोटा मोटा अगर शिकार हो गया तो शिकार को मार कर खाते थे। अब फल में कच्चा फल और पक्का फल, इन दोनों में ग़िज़ाइयत में बहुत फर्क होता है, राइट। तो कच्चा फल खट्टा लगता है हमें, और पक्का फल जो है वो हमें मीठा लगता है, इसलिए कि पक्के फल में ग्लूकोज होती है, राइट। वो एक अलग बहस है, अगर आपको दिलचस्पी हो तो हम कभी उस पर बात कर सकते हैं कि फल के पकने का क्या मतलब होता है, राइट। और हमारी जो तमाम हिस्सियात हैं वो आप अगर गौर करें तो पहले मैंने जिक्र किया था जब विजन के इर्तिका पर बात की थी कि सुर्ख रंग देखने की काबिलियत हमारे अजदाद के लिए बहुत अहम रही है, क्योंकि
پھل جب پک جاتا ہے تو وہ زیادہ تر وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، کچا پھل زیادہ تر سبزی مائل ہوتا ہے، تو سبز اور سرخ میں تفریق کی قابلیت ہمارے اعداد کے لیے بہت عام تھی۔ اسی طرح پکا پھل جس میں گلوکوز زیادہ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت عام تھا، اور وہ اس میں گلوکوز ہوتی ہے، اور گلوکوز ہمارے ٹیسٹ برس کے ساتھ جب لگتا ہے تو ہمیں شعوری طور پر میٹھے کا احساس ہوتا ہے۔ تو میٹھے کا شوق زیادہ تر، یعنی میٹھے کو پسند کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ارتقائی طور پر میٹھے کا جو ذائقہ ہے وہ گلوکوز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور گلوکوز بقا کے لیے بہت عام رہا ہے۔ نمکین ذائقہ جو ہے وہ نمکین اور امامی جو میں نے ذکر کیا تھا جو پروٹین کو، لیکن نمکین ذائقہ بھی اسی لیے کہ ایک تو نمک ویسے ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ سوڈیم چینلز ہر خلیے میں ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو نیورونز ہیں اس میں ڈیٹیکشن کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہی سوڈیم چینلز کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہیں، یعنی سوڈیم آئنز تیزی سے خلیے سے باہر سے اس خلیے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو پولرائزیشن ہوتی ہے جس سے ایک وہ پلس بنتی ہے جو دماغ تک جاتی ہے۔ گویا نیورونز کی ایکٹیویشن کے لیے سوڈیم آئنز ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں، اور سوڈیم آئنز جو ہیں وہ بنیادی طور پر سالٹی ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں چونکہ ہمارے لیے بہت عام ہیں، اس لیے نمک کا ذائقہ اور میٹھے کا ذائقہ، اور اس کے علاوہ میں نے جو ذکر کیا تھا امامی کا ذائقہ یعنی گوشت کا ذائقہ، یہ تین ذائقے ہمارے لیے بہت عام رہے ہیں۔ باقی جو کڑواہٹ کا ذائقہ ہے وہ چونکہ ٹاکسنز ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ ان سے بچنا ہمارے لیے بہت عام رہا ہے، تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے علی عثمان صاحب کا، وہ یہ ہے why do some toxins taste bitter to humans but not to other animals؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے، بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم مرچیں کھاتے ہیں جب تو ہمیں شدید گرمی لگتی ہے، رائٹ، ایک جلن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جلن کا احساس اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مرچوں میں ایک کیمیکل ہوتا ہے کسپیسین غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے جب ٹیمپریچر کے ٹیسٹ بڈس کو لگتا ہے، اب یہ مطلب ہم نے ذائقے کی بات کی تھی، لیکن زبان پہ ایسے بھی ریسپٹرز ہیں جو صرف ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی پانی گرم ہے یا کوئی جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اتفاق ہے کہ کسپیسین کا جو مالیکیول ہے اس کی شیپ ایسی ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہاٹ ڈیٹیکشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس لیے ہمارے جو منہ میں گرمی محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس۔ پرندوں کے اور کئی دوسرے جانور ہیں ان کے منہ میں وہ ریسپٹر، ٹیمپریچر کے ریسپٹر ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، کسپیسین ان کو ایکٹیویٹ نہیں کرتا، اس لیے مرچوں کا ٹیسٹ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن پرندے اس کو بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ اور یہ ایک ارتقاء کی ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ پودوں میں، کچھ پودوں میں جیسے مرچوں کے پودے ہیں، ان میں میوٹیشنز کی وجہ سے ایسے کیمیکل کا ارتقاء ہوا جو میملز کے لیے اس کا کھانا سخت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن پرندوں کے لیے وہ بالکل تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ اہم کیوں تھا مرچوں کے پودوں کے ارتقاء کے لیے کہ پرندے جب مرچیں کھاتے ہیں تو وہ مرچیں توڑ کر کھاتے ہیں، لیکن مرچوں کے بیج پورے کے پورے نگل لیتے ہیں۔ اور یہ صرف مرچوں کا ہی نہیں، باقی تمام پھل جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے بیج پرندے عام طور پر پورے کے پورے نگل لیتے ہیں، اور ان کے بیج کے گرد ایک ہول ہوتا ہے جو پرندوں کا جو نظام انہضام ہے اس میں وہ ڈیزالو نہیں ہوتے، یعنی وہ اسی طرح ان کے فضلے کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اب پرندے نے ایک جگہ مرچیں کھائیں، اس کے بعد اڑ کے دوسری جگہ گیا، وہاں اس نے بیٹ کی یعنی فضلہ خارج کیا، تو بیج اب وہاں پہ جا کے گر گئے، اور وہاں پہ اب پودے، مرچوں کے نئے پودے بننے کا امکان وہاں پہ زیادہ ہو گیا، رائٹ۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہم دیکھیں جہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہمارے لیے وہ بہت کڑوا ہے لیکن دوسرے جانوروں کے لیے وہ کڑوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقائی طور پر اس کیمیکل سے ہمارے اجداد کو نقصان پہنچا ہے، اور اس جانور کو اسی کیمیکل سے نقصان نہیں پہنچا، اس لیے ہمارے لیے وہ سسٹم ارتقاء پذیر ہوئے جو اس کیمیکل کو ایز اے ٹاکسن ڈیٹیکٹ کریں، یعنی ہمیں کڑواہٹ کا دوسرے جانوروں کے لیے وہ ٹاکسن نہیں ہے۔
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए टॉक्सिन नहीं है, दूसरे जानवरों के लिए टॉक्सिन है। एक आपको मिसाल दूं, चॉकलेट। हम चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं, राइट। चॉकलेट का जो मॉलिक्यूल है वो इंसानों को नुकसान नहीं देता, उसका जायका हमें अच्छा लगता, लेकिन कुत्तों के लिए चॉकलेट जो है वो टॉक्सिन है। कुत्तों को शदीद मसाइल आते हैं चॉकलेट खाने से, और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ जानवरों के इर्तिकाई तारीख का नतीजा है कि हम किसी चीज़ को कड़वा महसूस करते हैं, जानवर उसको कड़वा महसूस नहीं करते, या किसी चीज़ को हम टेस्टी महसूस करते हैं, जानवर उसको बुरे टेस्ट के तौर पर महसूस करते जी, हमारा अगला सवाल है आर के नियाजी साहब का। ये पूछ रहे हैं, डायनासोर्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स? हैं। डायनासोर जो हैं वो, उनको हम कहते हैं, मुझे अब याद करना पड़ेगा, रेप्टाइल्स। डायनासोर्स का ताल्लुक रेप्टाइल से है, और उन्हीं रेप्टाइल से परिंदे इर्तिका पजीर हुए। इसलिए परिंदों को भी हम, कुछ साइंसदान तो यहाँ तक कहते हैं कि परिंदों को डायनासोर ही कहना चाहिए, इसलिए कि ये डायनासोर से इर्तिका पजीर हुए हैं, और इनमें तमाम के तमाम वो फीचर्स मौजूद हैं जो डायनासोर्स में होते हैं, राइट। तो बहरहाल रेप्टाइल्स, डायनासोर जो है रेप्टाइल्स की एक किस्म है। जी, आज का हमारा आखिरी सवाल है पाकीज़ा हनीफ साहिबा का। ये पूछ जी। रही हैं, could gene editing technologies like CRISPR be used to alter human taste preferences in the future? ये तो एक स्पेकुलेटिव सवाल है। अभी जो हमने बात की थी कि मैंने उस फॉइल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, कि इंसान के ज़बान पर हज़ारों के हिसाब से टेस्ट बड्स हैं, और वो पूरी ज़बान में फैले हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, या माजी में कहते थे, अब तो नहीं कहते, कुछ साइंसदान कहते थे जी कि ज़बान के टिप पे फ़लाँ टेस्ट है, या टिप पे मीठे का टेस्ट है, या टिप पे नमक का टेस्ट है, हलक के पास जो है मीठे का टेस्ट है, दाईं बाईं तरफ जो है कड़वे का टेस्ट है। ऐसा नहीं है। ज़बान पे हर जगह हर किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उनकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, वो इनफरादी वेरिएशन है, लेकिन पूरी ज़बान पर ये मौजूद है, राइट। तो अब देखिए कि ज़बान पे पूरे इलाके में और हलक में भी हर किस्म के टेस्ट बड्स मौजूद हैं। अगर हम क्रिस्पर से, इसका मतलब क्या है, अरबों के हिसाब से खलिए हैं जिनमें ये वो जीन्स एक्सप्रेस हुए हैं जिनसे टेस्ट बड बने, राइट। जब हम कोई क्रिस्पर से कोई जीन एडिट करते हैं तो वो आप कितने खलियों में डालेंगे? पहले तो बात यह है कि जो टेस्ट बड ऑलरेडी बन चुके हैं वो जीन की एडिटिंग से वो टेस्ट बड खत्म नहीं हो जाएंगे, राइट। वो तो वहीं रहेंगे। नए टेस्ट बड जो बन रहे हैं, यानी वो जो प्रोटोसेल्स हैं जिनसे टेस्ट बड बनते हैं, उन्हें अगर हम उनमें से हर एक में जीन को एडिट करके ये तब्दीली करें, तब ये इम्कान है कि वो जब प्रोटोसेल से फिर जब बाकायदा टेस्ट बड्स बनेंगे तो वो उनमें एक कोई नया टेस्ट डेवलप हो जाएगा, या जो अब जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अरबों अरबों खलियों में तो आप वो जीन नहीं डाल सकते, राइट। जब हम जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो आम तौर पे उन फंक्शंस को हम ऐसे क्रिस्पर से एडिट कर सकते हैं जहां पे जीन का एक्सप्रेशन बहुत छोटी सी जगह पर हो। मिसाल के तौर पर, अभी आपने शायद खबर पढ़ी होगी कि जीन एडिटिंग से, क्रिस्पर से कुछ नाबीना लोगों का इलाज किया जा चुका है। तो उसके लिए वो क्या यही करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि आंख की पुतली जो है वो बहुत छोटी सी है, और उस पुतली में भी 1% वो इलाका है, फोविया जिसे कहते हैं, जहाँ पे कोन सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, कौन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो अब ये असूलन मुमकिन हो सकता है मुस्तकबिल करीब में कि हम फोविया में जितने खलिए हैं उनमें से कुछ में जीन एडिटिंग से कोई ऐसा जीन डाल दें, या जो कोई जैसे कोई अगर कलर ब्लाइंड है, उसमें एक खास जीन जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, तो उसको एक्टिवेट कर दें ताकि फोविया में वो कोन्स बनने लगें, राइट। तो वो तो मुमकिन है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक हमने जैसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे हम बाजों का टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, राइट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं, जो आजकल जिन जोड़ों के बच्चा नहीं हो पा रहा उनको उनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है आईवीएफ, राइट। आईवीएफ में ये मुमकिन है कि हम वो जो एक खलिया फर्टिलाइज हुआ है उसमें थोड़ी सी जीनियाती एडिटिंग कर दें। लेकिन इंसान के ये जो
सेक्स सेल्स हैं या जो जिनसे अगली नस्ल बनती है, उनमें जीन एडिटिंग को अखलाकी तौर पर बहुत सस्पेक्ट समझा जाता है, यानी बुरा शायद दुरुस्त लफ्ज़ नहीं हो, यानी साइंसदान उसे अखलाकी तौर पर कबूल नहीं करते कि किसी मुस्तकबिल में आने वाले बच्चे के जीन्स को एडिट किया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम उस बच्चे के जीन्स को एडिट करेंगे और उसमें अगर कोई गलती होगी, क्योंकि क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं, यानी बहुत से ऐसे जीन भी एडिट हो जाते हैं जिनका एडिट करना मकसद नहीं था, राइट? तो अगर किसी बच्चे में कोई ऐसा जीन एडिट हो जाए जो उस यानी जिंदगी के लिए अहम है, लेकिन वो एडिट होने की वजह से अब वो गैर फाल हो गया है, तो अब वो सिर्फ उस बच्चे तक महदूद नहीं रहेगा, उस बच्चे की तमाम मुस्तकबिल की नस्लें, उसके बच्चों में, उसके बच्चों के बच्चों में, उसके पोतों में, पड़पोतों में, जब तक उसकी नस्ल कायम रहेगी वो गलती कायम रहेगी, राइट? इसलिए इस किस्म की टेक्नोलॉजी अभी तक ज्यादातर जानवरों पर इस्तेमाल होती है, इंसानों पर बहुत कम होती है, और जहां होती है वहां सिर्फ उस केस में होती है जहां पे ये इसे सिर्फ सोमा सेल्स यानी बॉडी के सेल्स तक महदूद रखी जा सके। जैसे मैंने भी जिक्र किया था कि अगर आंख के फोविया में कोई म्यूटेशन करें, उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो गलती उस शख्स तक महदूद रहेगी, उसके स्पर्म में वो तब्दीलियां नहीं होंगी, राइट? तो अगले बच्चों में वो, तो इस वजह से इस किस्म की तब्दीलियां, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अभी तक इंसानों पर बहुत महदूद पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसलिए ये कहना कि हम क्रिस्पर से नए टेस्ट जीन पैदा कर सकेंगे, ये फिलहाल एथिकली। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 सवालात मजीद आए हैं, क्या पूछ सकता हूँ मैं? जी जी जी, जरूर 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 जरूर। जी, इकरा खान साहिबा का सवाल है, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड फ्लेवर। जी, वो मैंने शायद पूरी तरह से मैं वाज़ेह नहीं कर पाया। टेस्ट वो है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़बान या हमारे तालू या हमारे हलक में जो टेस्ट बड्स हैं, उनके ज़रिए जो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं उनके, और उनके ज़रिए जो मैसेजेस दिमाग तक पहुंचते हैं, वो जो शऊरी तजुर्बा पैदा करते हैं, उसे हम टेस्ट कहते हैं। फ्लेवर वो है जो जैसे मैंने भी जिक्र किया था, जब किसी खाने को पकाया जाए तो बहुत से वॉलेटाइल्स खारिज होते हैं, या आम है, आम को काटें अगर, तो काटने के प्रोसेस में बहुत से केमिकल हवा में खारिज होते हैं। वो केमिकल्स जब हमारे नाक तक पहुंचते हैं तो उसे जो स्मेल आती है उसे हम खुशबू या बू कहते हैं, राइट? लेकिन खाने के प्रोसेस में जब वो खुशबू या वो बू हमें खाने के प्रोसेस में जब मिलती है तो उसे हम फ्लेवर कहते हैं। बाज़ औक़ात फ्लेवर हम उसको भी कह देते हैं कि जो किसी खाने की खुशबू आ रही है उसे फ्लेवर कहते हैं, लेकिन टेक्निकली फ्लेवर उस वक्त होती है जब खाने के प्रोसेस के साथ वो सेंस पैदा हो। तो खाने का जो असल जायका है वो फ्लेवर और टेस्ट दोनों को मिल के बनता है। यह जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि नज़ला जुकाम हो तो आप प्याज और सेब के जायके में फ़र्क नहीं कर सकते, इसलिए कि प्याज और सेब से जो टेस्ट बड्स एक्टिवेट होते हैं वो एक से हैं, लेकिन फ्लेवर के जो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं वो अलग अलग हैं। तो प्याज और सेब के जायके का फ़र्क हमें फ्लेवर की वजह से मिलता है। जी, अगला सवाल। जी, हमारा आज का आखिरी सवाल है अबरार असगर साहब का। ये पूछ रहे हैं, इस कलर लिंक टू टेस्ट लाइक रेड रिजेंबल्स स्पाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसा सवाल है जिस पे एक पूरा लेक्चर हो सकता है। तो असूली तौर पर रंगों का एहसास जो है वो आंखों से आने वाले सिग्नल से होता है, और जायके का एहसास हमारे जो टेस्ट बड्स हैं जो हमारे जबान में या हल्क में होते हैं उनकी वजह से होता है, राइट? दिमाग में ये अलग अलग पाथवेज हैं। रंगों का पाथवे, रंगों यानी वो इलाका दिमाग का जो रंगों को के प्रोसेसिंग करता है और रंगों का एहसास पैदा करता है वो अलग है, और जो टेस्ट का एहसास पैदा करता है वो अलग है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे सेनेस्थीजिया कहते हैं। सेनेस्थीजिया का मतलब ये होता है कि दिमाग में प्रोसेसिंग की जो पाथवेज हैं वो दो मुख्तलिफ सेंसेस के आपस में क्रॉस कनेक्टेड हैं, राइट? तो उस केस में ऐसा होता है कि एक सेंस एक्टिवेट होती है तो दूसरी सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है। इसके सबसे जो कॉमन मिसाल है वो ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको
नंबर्स 1 से लेके 9 तक या 10 तक जो नंबर हैं वो नंबर बताए जाएं तो उनके साथ कोई कलर एसोसिएटेड होता है उनके जहन में। जैसे कुछ लोग है वो कहेंगे कि 1 जो है हमेशा लाल होता है, 2 जो है हमेशा ब्राउन होता है, 3 जो है हमेशा ग्रीन होता है। इस किस्म की उनके जहन में एहसास होता है ये, राइट। हर शख्स के जहन में सिर्फ वो जिसे कलर नंबर सेनेस्थीजिया हो, राइट। उन अब ये साइंसदानों ने मालूम किया है कि रंगों की प्रोसेसिंग और जो नंबर्स की प्रोसेसिंग है दिमाग में, वो इलाके बिल्कुल साथ साथ होते। और अगर बच्चे की जो दिमाग की जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के दौरान, अच्छा एक स्टेप बैक लेते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो दिमाग का हर हिस्सा दिमाग के हर दूसरे हिस्से से कनेक्टेड होता है। यानी ऐसा होता है कि जैसे आप कंप्यूटर के जो यानी यूएसबी है, हर पॉसिबल पेरिफेरल जो है वो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, राइट। तो उससे फिर ये होगा कि वो सिग्नल कंफ्यूज हो जाएगा। ये शायद अच्छी मिसाल नहीं है, दिमाग में जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर से बहुत मुख्तलिफ होती है, राइट। लेकिन ये है कि आप वीडियो का जो सिग्नल है वो ऑडियो में भी लगा दें, ऑडियो का सिग्नल जो है वो वीडियो में भी लगा दें, तो वो एक जम्बल्ड वो होगा, राइट। बच्चे का दिमाग ऐसा होता है कि ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, रंगों का सिग्नल, टेस्ट का सिग्नल, देखने का सिग्नल, छूने का सिग्नल, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होती है और बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी सेंसेस जब फाल होती हैं, तब वो कनेक्शंस प्रून होते हैं। प्रून का मतलब क्या है कि वो सिग्नल, कुछ सिग्नल जो कनेक्शन है वो कट जाते हैं, राइट। तो उस तरह से तमाम बच्चे जो हैं वो बेसिकली सेंसेस होते हैं, इसलिए कि वो हर सेंस दूसरी सेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हमने देखा होगा कि बच्चे के जिस्म में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वो रैंडमली हाथ पैर हिला रहा होता है, राइट। आहिस्ता आहिस्ता वो कोऑर्डिनेशन बनती है, इसलिए कि वो जो गैर जरूरी कनेक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये तजर्बा से होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बच्चे के दिमाग में वो कनेक्शन मुकम्मल तौर पर प्रून नहीं होते, इसलिए उनके दिमाग में, जैसे मैंने जो मिसाल दी थी कि रंगों का और नंबर्स का जो कनेक्शन है, ये 2 साथ-साथ दिमाग के हिस्से हैं जिनके आपसी कनेक्शन मुकम्मल तौर पर ना मुनक़ता हों, तो ऐसे लोगों को नंबर देखने से उनको रंग याद आते हैं, लेकिन रंग देखने से नंबर याद नहीं आते, राइट। कुछ और लोग हैं जिन्हें जब वो मौसीकी सुनते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो उन्हें रोशनियां, मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां नजर आती हैं। ये भी सेनेस्थीसिया है। तो सेनेस्थीसिया मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। दिमाग के 2 मुख्तलिफ हिस्से जो आपस में कनेक्टेड होंगे, तो उस शख्स के तजुर्बे में वो वाला सेनेस्थीसिया आएगा जिसमें दिमाग के वो हिस्से आपस में एक दूसरे से मुंसलिक हो गए हैं, राइट। आप ये देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर आर्टिस्ट, खास तौर पे आर्टिस्ट में भी जो राइटर्स होते हैं, मुसन्निफीन जो होते हैं या जो म्यूजिक बनाने वाले होते हैं, वो सेनेस्थीज होते हैं। शायर ज्यादातर, उनको सेनेस्थीसिया बहुत आम है। शायर ऐसे कनेक्शन बनाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में जो आम लोगों के जहन में वो नहीं बनती। गालिब के अगर आप अशार पढ़ें तो, या और जो बड़े शायर हैं, मीर है, सौदा है, इकबाल हैं, उनमें ऐसी चीज़ों में कनेक्शन आप देखेंगे जो आम तौर पे कनेक्शन नहीं होता। इसे हुस्न ताल्ली कहते हैं शायरी की ज़बान में, राइट। ताल्ली की एक सनत कहते हैं इसे। ये मुख्तलिफ शायरी में इन्हें सनतें कहते हैं, ये जो काबिलियतें हैं मुख्तलिफ किस्म की, राइट। तो हुस्न ताल्ली एक सनत है जिसमें आप 2 ऐसी चीज़ों का, किसी चीज़ का जवाब ऐसा पता करें जो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपने वो कनेक्शन बना दिया है, राइट। जैसे गालिब का एक शेर है, मुझे पूरा शेर याद नहीं आएगा। उसका मफहूम ये है कि जब आग पर पानी गिरता है तो शोर पैदा होता, आवाज पैदा होती है, राइट। और उसका मिसरा कुछ यूं है कि हर कोई, मुझे पूरा शेर याद नहीं, लेकिन वो उन्होंने ये बनाया है कि जब किसी को तकलीफ होती है तो वो आहो जारिया करता है, नाला करता है, नाले से मजबूर है, ऐसा कुछ शेर है। हर कोई वामानदगी में नाले से मजबूर है। तो वामानदगी का मतलब ये होता है कि उससे कोई मुश्किल पेश आ रही है, वो जो करना चाह रहा है वो नहीं कर रहा, तो आग को पानी डाला जाए तो आग बुझ जाती है, वो आग की वामानदगी है, तो वो शोर पैदा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आग जो है वो नाला आहोजारी कर रही है, राइट। अब ये जो कनेक्शन है ये हर शख्स के जहन में पैदा नहीं होता। ये गालिब जैसे शायर के शेर में जहन में पैदा हो सकता है, क्योंकि गालिब सेनेस्थीज थे। अक्सर शायर जो होते हैं वो सेनेस्थीज होते हैं, उनके जहन के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो एक कनेक्शन बना सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से मुसन्निफ, बहुत से शायर, बहुत से साइंसदान भी नशा करते हैं।
غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب تک شراب نہیں پیتے تھے اور شراب میں یعنی مخمور نہیں ہو جاتے تھے، یعنی مکمل طور پر نشہ نہیں ہوتا، تب تک وہ شعر نہیں کہہ سکتے. شراب کے بارے میں یہ علم ہے ہمیں کہ یہ شراب مختلف جو ہمارے دماغ کے حصے ہیں ان کے درمیان جو انہیبیشن ہوتی ہے، یعنی ان کے رابطے جو کٹے ہوتے ہیں، ان انہیبیشنز کو ختم کرتی ہے. اور ان انہیبیشن کو ختم کرنے سے دماغ کے مختلف حصے ایک دوسرے سے وہ کنیکشن بنانے لگتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتے. تو نشہ کرنے سے لوگوں کے ذہن میں ایسے نئے خیالات آتے ہیں. یہ شاعروں کی یا جو آرٹسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میوزک بنانے والے اکثر نشہ کر کے میوزک بناتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں جو عام طور پہ نہیں آ سکتے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دماغ کے مختلف حصے نشے کی وجہ سے ان کی انہیبیشن کم ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بنا لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بن پاتے کیونکہ وہ انہیبیٹڈ ہوتے ہیں. تو سینیستھیزیا وہ کنڈیشن ہے جس میں دو سینسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی کو ذائقے کے ساتھ رنگوں کا تجربہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینیستھیز ہے. وہ اگر اپنا ایف ایم آر آئی کرائے تو وہ اس کو نظر آئے گا صاف کہ جب ذائقے کی ٹیسٹ کی پروسیسنگ ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ رنگوں کو پروسیس کرنے والے دماغ کے سے بھی فعال ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہو. سوری جواب کچھ لمبا ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں مجھے بہت دلچسپی ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ کے نے جو جواب دیا ہے اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اگر اجازت ہو تو کیا میں پوچھ لوں؟ اچھا، ضرور وہ یہ ہے ضرور. کہ یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے عام طور پر یہ سنا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن جی. جس کو یہ فائدہ پہنچا رہا ہے جیسے کہ شاعر ہو گئے یا کچھ آرٹسٹ ہو گئے، تو نشے کی جی. بھی اقسام ہوتی ہے کہ کچھ خاص مقدار میں لیا جائے تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے، یا ہماری جنسیاتی جو جینیٹک میک اپ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ بہت عمدہ، بہت اہم سوال ہے یہ. اور مجھے امید ہے کہ کبھی ہمیں موقع ملے گا نیورو سائنس پہ تفصیل میں بات کرنے کا، کیونکہ اس سوال کا تعلق نیورو سائنس سے بہت گہرا ہے. رائٹ. نشے سے ہوتا کیا ہے؟ نشہ سمپلی ایک موڈیفائر ہے جو نیورونز کے فائرنگ پیٹرن کو تبدیل کر دیتا ہے. رائٹ. یہ نشہ ہے. اب اس فائرنگ پیٹرن سے نتائج کیا نکلیں گے؟ رائٹ. یعنی شعوری طور پر ہمارا شعوری تجربہ کیا ہوگا وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کے دماغ کے آپسی کنیکشن جو ہے مختلف ہوتے ہیں. رائٹ. تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ نشے سے انہیبیشن کم ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو عام حالت میں کبھی نہیں کہیں گے وہ. رائٹ. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عام حالات میں ایک دماغ میں انہیبیشن ہوتی ہے. ہمارا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے جو ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ ایمگڈیلا سے زیادہ پروسیس ہوتے ہیں. تو وہ ایمگڈیلا کے جو پروسیسنگ ہے اس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. رائٹ. لیکن نشہ کرنے سے، خاص طور پہ شراب پینے سے، یہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے اس کی ایکٹیویٹی کچھ کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمگڈیلا پر یعنی جذبات کے پروسیسنگ پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو انہیبیشن تھی وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ پھر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو عام حالات میں وہ کبھی نہیں کہیں گے. رائٹ. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ نشے کا اصل جو اثر ہوتا ہے دماغ پہ وہ انہیبیشن کو کم کرنا ہے. اس کا نتیجہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا. جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کے ذہن میں ایسے خیال آئیں گے جو عام حالات میں نہیں آ سکتے تھے. غالب نے جو کہا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. رائٹ. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو جسے شاعروں کی آمد کہتے ہیں کہ وہ اچانک سے خیال آ گیا، وہ دراصل ہوتا یہی ہے کہ ان کے دماغ کے مختلف حصوں میں وہ پروسیسنگ پہلے سے چل رہی ہوتی ہے، وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے پری فرنٹل کورٹیکس سے، تو وہ شعوری طور پر انہیں علم ہوتا ہے. یا اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعروں کو بعض اوقات پورا بنا بنایا شعر اترتا ہے، ان پہ نازل ہوتا ہے. تو وہ کہیں اوپر سے نہیں اترتا، وہ ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے دماغ کے جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے جہاں پہ شعور کی پروسیس ہوتی ہے اس سے جب کنیکشن ہوتا ہے اس حصے کا، تو وہ شعوری طور پر انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ لکھنا ہے. رائٹ. تو آمد کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ دماغ کے مختلف حصے آپس میں کنیکٹ ہو گئے. تو وہ شراب سے چونکہ وہ انہیبیشن کم ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس سے کنیکٹ ہو جائے. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی آپ نشہ کریں، چاہے وہ شراب کا ہو یا افیم کا ہو یا یہ جو آج کل جو نشے ہیں ایل ایس ڈی وغیرہ ہے یا جو آئس کا جسے نشہ کہتے ہیں، یہ مختلف کیمیکلز ہیں. رائٹ. یہ مختلف کیمیکلز
दिमाग में जाते हैं और दिमाग में मुख्तलिफ रिसेप्टर्स में जाके कनेक्ट हो जाते हैं. अभी मैंने बताया था, शुगर का बताया था कि ग्लूकोज से मिलता जुलता मॉलिक्यूल हो, अगर उसकी शक्ल ग्लूकोज से मिलती जुलती हो तो ग्लूकोज का जो रिसेप्टर है उसमें वो मॉलिक्यूल फिट हो जाएगा, तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. इसी तरह दिमाग में रिसेप्टर्स हैं जो दिमाग के अंदर एक हमारा एक रिवॉर्ड सिस्टम है, अवार्ड सिस्टम है, इनामी निज़ाम है जो हमें इनाम देता है. जब हमें खुशी का एहसास होता है तो दिमाग हमें इनाम दे रहा होता है शऊरी तौर पर, राइट. जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें वो जायका अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है. इसी तरह ये जो सेक्सुअल एक्ट है उसमें लुत्फ का एहसास जो होता है वो यही होता है कि दिमाग वो न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज कर रहा होता है जो हमारे दिमाग का जो इनामी निज़ाम है उसमें जाके, एंडोर्फिन्स भी कहते हैं इन्हें, वहाँ पे जाके जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं. इसी तरह कीमो रिसेप्टर, या बेसिकली कीमो रिसेप्टर हैं वो सब, उनके साथ बाइंड होते हैं तो हमें फ़र्द का एहसास पैदा होता है, राइट. अब वो जो केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो जाके बाइंड हो रहा है जिससे हमें खुशी का एहसास पैदा हो रहा है. अब अगर उसी शक्ल का कोई और केमिकल हमारे दिमाग में हो, हमारे खून में हो, तो खून से वो दिमाग में चला जाए, तो दिमाग में जब वो बाइंड करेगा तो हमें वही खुशी का एहसास पैदा होगा. तो नशा बेसिकली यही है कि हमारा जो दिमाग का मुदाफ़ती निज़ाम है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जो मॉलिक्यूल बाइंड होता है उसकी शक्ल के मिलता जुलता कोई मॉलिक्यूल है जो उसके साथ बाइंड हो रहा है. उस वजह से अब वो नशे की वजह से उन्हें वो लुत्फ का एहसास पैदा होता है. तो ये नशा है, ठीक है. अब दिमाग का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो तो इवॉल्व हुआ है इर्तिकाई तौर पर हमें मधुमेह से बचाने के लिए, राइट. जैसे खाना खाने से हमें जो जायका महसूस होता है वो इसीलिए महसूस होता है कि इर्तिकाई तौर पर हमें जब या मीठा से, अभी जो बात हुई थी कि मीठे से हमें जायका महसूस होता है और हमें दिल चाहता है कि मीठा खाएं, कि चूंकि इर्तिकाई तौर पर ग्लूकोज एनर्जी सोर्स है जिस्म के लिए और पके हुए फलों में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तो पके हुए फल खाने से जो ग्लूकोज इन रिसेप्टर्स को लगता था तो जो एहसास पैदा होता था दैट वाज अ गुड थिंग. तो दिमाग ने उसको अपने इनामी निज़ाम से जोड़ दिया, राइट. और अब हम, हालांकि अब हम शहरों में रहते हैं, अब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में वही मीठा है, तो हमारा मुदाफ़ती जो हमारा जो इनामी निज़ाम है वो उसी तरह फ़ाल होता है कि ये टेस्ट बड्स में ग्लूकोज डिटेक्ट हुई और वो हमारे दिमाग में इनामी निज़ाम से कनेक्टेड है तो हमें अच्छा महसूस होता है, राइट. तो नशा हमारे इनामी निज़ाम को हाईजैक कर लेता है. हमारा इनामी निज़ाम अब वो जो इर्तिकाई वजह थी उस वजह से फ़ाल नहीं हो रहा, बल्कि उससे मिलता जुलता एक और कोई केमिकल है उसके बाइंड होने की वजह से अब वो एक्टिवेट हो रहा है. उससे हमें, यानी नशा करने वाले को बहुत अच्छी फीलिंग आता है, अच्छा महसूस होता है, राइट. लेकिन ये फिर एडिक्टिव भी होता है क्योंकि दिमाग में अगर वो केमिकल्स जो इनामी निज़ाम को एक्टिवेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो दिमाग में एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो उन सेंसर्स की सेंसिटिविटी को कम कर दे, राइट. तो अब वो सेंसिटिविटी अगर कम हो गई तो अब जिस मिकदार में पहले नशे से वो एहसास पैदा हो रहा था खुशी का, अब उसी लेवल के नशे से वो खुशी का एहसास पैदा नहीं होगा, उससे और ज़्यादा उसको नशा लेना पड़ेगा. तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें नशे की मिकदार, नशा ले के जो वो केमिकल है उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है और वो जब दिमाग को वो फिर ना मिले तो दिमाग फिर वो मांगता है. तो ये नशा है जो एडिक्शन है, राइट. एक नशा वो है जो खुशी का एहसास पैदा करता है और वो अगर एडिक्शन पैदा ना करे, जैसे अब मतलब कॉफ़ी है, कॉफ़ी से भी कॉफ़ी में भी एंडोर्फिन्स होते हैं जिससे या चाय है, कॉफ़ी, उनसे अच्छी फीलिंग आती है, राइट. लेकिन अक्सर लोगों को उससे नशा नहीं होता. कुछ लोगों को उससे नशा हो जाता है कि अगर वो कॉफ़ी ना पिए, चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द होने लगती है. तो ये एडिक्शन है. तो नशे और एडिक्शन में फ़र्क यही है कि अगर आप उस जो केमिकल है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं लेकिन उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो नशा जो है वो एडिक्शन नहीं है. वो सिर्फ आप यानी अपने वो खुशी का या अच्छी फीलिंग पैदा करने के लिए पी रहे हैं. लेकिन एडिक्शन ये है कि जब आप उसके बगैर रह नहीं सकते, कि आपका दिमाग फिर तलब करता है, आपका जिस्म
तलब करता है उस चीज़ को और वो ना मिले तो फिर वो विड्रॉल में चला जाता है, यानी दिमाग फिर वो नेगेटिव सेंसेशन पैदा करता है, वो इस कदर मांगता है उस चीज़ को कि वो अगर ना मिले तो फिर नेगेटिव सेंसेशन पैदा करते हैं, जिसको हम विड्रॉल कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि नशेई जो हैं, जो आदि नशेई हैं, उनको नशा ना मिले तो उनकी बहुत अजीब हालत हो जाती है, वो बहुत तकलीफ में होते हैं। ये एक्चुअल फिजिकल एक सेंसेशन है तकलीफ की, वो वाकई तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। तो ये नशा है। सॉरी, मेरा ये जवाब बहुत लंबा हो गया। आई डोंट नो कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया नहीं दिया। जी जी बिल्कुल सर, आपने सवाल का जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया। आपने अपने इल्म से हमें फैज़ बख्शा, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने अभी तक इतने बड़े सेशन को सुना, और आज तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सवालात पूछे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग आज जिन्होंने कॉल किया था उनका बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे जिन्होंने सवालात किए थे उनका बहुत शुक्रिया। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो तो मुझे पता नहीं कि किस हद तक आप लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन असल में सीखते जब हम हैं वो सवाल जवाब से सीखते हैं। तो आप सबको मैं इनकरेज करूँगा कि आपके जहन में जो भी सवाल हो, वो खा इस आज का जो टॉपिक है उससे ना भी रिलेटेड हो, सवाल ज़रूर कीजिए। अगर आप यहाँ पे सवाल नहीं कर सकते तो अभी हम ये वीडियो 1-2 दिन में इंशाल्लाह प्रोसेस करके यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो पूरा देखिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो दोबारा देखिए, और वहाँ पे भी आप सवाल कर सकते हैं। साइंस की दुनिया पर आप सवाल कर सकते हैं, राजा साहब का जो यूट्यूब चैनल है उस पर सवाल कर सकते हैं, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे उनमें सवाल कर सकते हैं। साइंस की दुनिया का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, राजा साहब का भी व्हाट्सएप ग्रुप है जो उन्होंने इसी लेक्चर सीरीज के लिए बनाया है। तो बराए करम सवाल ज़रूर कीजिए, सीखेंगे हम सिर्फ सवाल करने से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।